सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों के एग्जाम की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं अपने अगले बड़े टॉपिक का, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, एंड दैट इज टीडीएस। आप जैसे कि देख सकते हो बोर्ड पर अब सिर्फ टीडीएस बोलना इस टॉपिक के साथ नाइंसाफी है। टीडीएस के साथ टीसीएस भी बोलना जरूरी है, क्योंकि अब से आप सबको पता है कि टीडीएस के साथ साथ टीसीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है जितना टीडीएस हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले यहां पर जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि आपको टीडीएस जीएसटी पोर्शन पे नहीं काटना है अगर आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो। अगर रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो टीडीएस जीएसटी पोर्शन पे नहीं काटना है। जीएसटी को निकालकर जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे टीडीएस काटना है। जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना होता है। अगर आप किसी को 1 लाख रुपया दे रहे हो और साथ में 15,000 रुपए का जीएसटी दे रहे हो तो उस 15,000 रुपए पे आपको टीडीएस नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो। नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो आपको उस पर काटना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, जब भी आप टीडीएस काटते हो तो सामने वाले से उसका पैन लेते हो। सामने वाला अगर पैन नहीं देगा तो फिर क्या करने का? सामने वाला अगर पैन नहीं देगा तो टीडीएस ज्यादा रेट पर काटने का। ज्यादा रेट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका एक्चुअल रेट है कंपेयर विद 20%, व्हिचएवर इज हायर, वो रेट पे काटना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 20% यहां पर हो सकता है कंपेयर विद एक्चुअल रेट। अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो ज्यादा पे भी कट सकता है, ठीक है। अब अगर सामने वाला 2 सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, उसका 194 हो जो सिलेबस में नहीं है आपके सीए इंटर के, सीए फाइनल में आएगा, और एक 194 क्यू सिलेबस में, तो इन 2 सेक्शन के अंदर सामने वाला अगर पैन नहीं देता है तो आपको सिर्फ 5% टीडीएस काटना है, 20% टीडीएस नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है, ठीक है। अच्छा सर, टीडीएस काटते समय रेट क्या होगा? रेट के साथ सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करना है। अब वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है। अगर सैलरी पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो? सैलरी। रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो, किसको? रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो, तो उसमें सरचार्ज इंक्लूड करना है। अगर सामने वाली की इनकम सरचार्ज के लिमिट को क्रॉस करती है, प्लस सेस तो हमेशा इंक्लूड करना है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट को किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए, रेजिडेंट को सिर्फ सैलरी, रेजिडेंट को सिर्फ सैलरी, नॉन रेजिडेंट को किसी भी चीज के लिए पे कर रहे हो तो सरचार्ज और सेस इंक्लूड करना पड़ेगा। इफ एप्लीकेबल मतलब सामने वाली की इनकम सरचार्ज क्रॉस होनी चाहिए। बाकी सब केसेस में, मतलब अगर रेजिडेंट को सैलरी छोड़कर बाकी और कोई पेमेंट करते हो तो आपको सरचार्ज और सेस कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट वाले केस में सरचार्ज और सेस इंक्लूड नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि हर सेक्शन के लिए कॉमन है। रेजिडेंट को सैलरी दे रहे हो तो इंक्लूड करना है, नॉन रेजिडेंट को कुछ भी दे रहे हो तो इंक्लूड करना है, लेकिन रेजिडेंट को सैलरी छोड़कर कुछ और दे रहे हो तो सरचार्ज और सेस इंक्लूड नहीं करना है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पहले सेक्शन की तरफ। टीडीएस का पहला सेक्शन देखो, हर सेक्शन के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी जिसका मैंने क्लास में आपको चार्ट बना के भी दिया था। जैसे कौन कौन से सेक्शन में सामने वाला नॉन रेसिडेंट है, कौन कौन से सेक्शन में सामने वाला रेसिडेंट है, कौन कौन से सेक्शन में सामने वाला दोनों है, टीडीएस कब काटना है, पेमेंट पे काटना है, क्रेडिट पे काटना है, व्हिचएवर इज अर्लियर काटना है, कैसे काटना है, वो सबका मैंने आपको चार्ट बना के दिया था। आप उस चार्ट से भी याद रख सकते हो, यहां से भी याद रख सकते हो। सबसे पहला सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। यहां पर टीडीएस कौन काटेगा? कोई भी काट सकता है, एम्प्लॉयर काटेगा। किसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों होगा। कब कटेगा? पेमेंट पे कटेगा, क्रेडिट पर यहां पर नहीं कटता है, पेमेंट बेसिस पर। और यहां पर टीडीएस का रेट क्या होगा? कोई सिंगल रेट नहीं है, स्लैब रेट्स के हिसाब से कटेगा। सामने वाले की इनकम कितनी है उस हिसाब से आपको काटना पड़ेगा उसका टीडीएस, ठीक है। अच्छा, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं क्या जब टीडीएस काटूंगा तो सामने वाला अगर पहले कहीं और काम करता था फिर मेरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो क्या प्रीवियस एम्प्लॉयर का टीडीएस काटने के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? इट मे बी डिडक्टेड, मे बी कंसिडर। मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है कि मुझे काटना है तो मैं काटूंगा, मुझे नहीं काटना है तो मैं नहीं काटूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। अच्छा, टीडीएस काटते समय 89(1) की रिलीफ देना पड़ेगा, यस वो रिलीफ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सामने वाला बहुत सारी सोर्सेज से इनकम कमाता है, सिर्फ सैलरी से नहीं कमाता है, एचपी भी कमाता है, एफओएस भी कमाता है, पीजीबी भी कमाता है, तो क्या मैं सबका टीडीएस काटूं? आई मे कट, मैं जरूरी नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, वैसे ही पॉइंट नंबर 3 में मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मुझे काटना है मैं काटूंगा, मुझे नहीं काटना है मैं नहीं काटूंगा। हाँ, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है सामने वाले को तो वो मैं कंसीडर करूंगा, बाकी किसी हेड का लॉस कंसीडर करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं व्हाइल डिडक्टिंग द टीडीएस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद सर, अगर एम्प्लॉयर खुद से ही टैक्स भर देता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स का टैक्स भर देता है तो फिर उस पर तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ही खुद टैक्स भर दिया है तो उस पर क्यों टीडीएस काटोगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, एम्प्लॉयर को क्या क्या प्रूफ दे सकता, क्या क्या चीज दे सकता है, उसका डिडक्शन फिर एम्प्लॉयर लेगा और फिर टीडीएस काटेगा। देखो, मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, अब उस सैलरी में से मैं बहुत सारी चीजें माइनस कर सकता हूं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, जैसे एचआरए का एग्जेम्पशन, जैसे आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन। आपको उन सब का मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ दोगे तो मैं टीडीएस उस हिसाब से काटूंगा, नहीं तो मैं नहीं काटने वाला हूं। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय बोलता है मैं न्यू रेजिम फॉलो कर रहा हूं, ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा हूं, जो भी कर रहा है शुरुआत में बता दे, साल के शुरुआत में बता दे, उस हिसाब से फिर मैं टीडीएस काटूंगा। अगर कुछ नहीं बोलोगे
तो बाय डिफॉल्ट में न्यू रेजिम के हिसाब से अब टीडीएस काटने वाला हूं। मैंने आपको टीडीएस के चैप्टर में बोला भी है और वो 115 बीएससी पढ़ाते समय भी बोला है, न्यू रेजिम का सेक्शन। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ बोलता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर कौन से रेजिम में काटेगा, न्यू रेजिम में। अगर एम्प्लॉय चाहता है कि ओल्ड रेजिम में कटवाना है उसको टीडीएस, तो फिर उसको बोलना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, फिर एम्प्लॉयर न्यू रेजिम में काटेगा, और सॉरी ओल्ड रेजिम में काटेगा, और फिर ओल्ड रेजिम को वापस से ड्यूरिंग द ईयर न्यू रेजिम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर फॉर्म पार्टनर को सैलरी देता है, रेम्यूनरेशन देता है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, 192 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फॉर्म जो पार्टनर को देता है वो रेम्यूनरेशन पीजीबीपी में टैक्स होता है, सैलरी में टैक्स नहीं होता है, ठीक है। आते हम लोग अगले सेक्शन की तरफ 192 ए के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, पीएफ का पैसा देता है। आप सबको पता है अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर आप 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हो तो आपके हाथ में टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो फिर गवर्नमेंट बोलती है टीडीएस काटो। फिर कौन काटेगा, कोई भी काट सकता है। किसका टीडीएस, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट किसका भी टीडीएस कटेगा। अब कब कटेगा, पेमेंट पे कटेगा। ये भी पेमेंट पर है, क्रेडिट पर नहीं है। रेट क्या है, रेट फ्लैट 10% है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड क्या है, अगर 50,000 रुपए से कम पे कर रहे हो पूरे साल में, 50,000 से कम पे कर रहे हो पूरे साल में, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता था पता है, पिछले साल तक सामने वाला इस सेक्शन में अगर पैन नहीं देता था ना, मतलब एम्प्लॉय पैन नहीं देता था, तो गवर्नमेंट बोलती थी 42.744% पे काटो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इस केस में भी आप 20% पे ही काटना। जैसे बाकी सब केसेस के लिए यहाँ पर 20% है ना, वैसे इसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20% ही रखा है, तो अलग से कोई अभी रेट नहीं है, सब सेम हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यहां पर सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट का टीडीएस कटेगा। जैसे डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। कौन काटेगा, कोई भी काट सकता है। किसका टीडीएस कटेगा, सिर्फ रेजिडेंट कवर है, यहां पर नॉन रेजिडेंट नहीं कवर है। टीडीएस कब कटेगा, अब क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। अगर बुक्स में एंट्री मार दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा, या पेमेंट पहले कर दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा, विचएवर इज अर्लियर 10% के हिसाब से। अब कुछ केसेस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपको इंटरेस्ट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, तो टीडीएस नहीं काटेगी वो, उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जिसपे टीडीएस कटता है अगर पूरे साल का पेमेंट 10,000 से ज्यादा होता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड, टैक्सेबल बॉन्ड 2018। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल बॉन्ड 2018 अगर आप खरीदते हो और 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस कटेगा, कटेगा, कटेगा। अगर एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट कर रहे हो, या कोई और इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नेक्स्ट वाले केस में फॉर डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर्स खरीदते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का और आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो मैं कौन हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर्स खरीदता हूं और वो लोग मुझे पूरे साल में 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं पे करते और वो भी अकाउंट पे ही चेक से पे करते हैं, तो टीडीएस नहीं काटेंगे। कंडीशन 4 है, डिबेंचर खरीद रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का खरीद रहा हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अकाउंट पे ही चेक से पे होना चाहिए। ये 5 कंडीशन फुलफिल होगा, टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, लिस्टेड और डीमैट सिक्योरिटीज पर टीडीएस पिछले साल तक नहीं कटता था, अब काटना पड़ेगा क्योंकि अब फाइनेंस एक्ट 2023 ने इसको यहां से डिलीट मार दिया है। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड के बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। 7 या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आरईसीएल सॉरी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो बॉन्ड्स है कैपिटल गेन्स के अंदर आते हैं 54EC में, और रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड है, ये भी कैपिटल गेन्स में 54EC में जो एग्जम्पशन मिलता है वो वाले बॉन्ड्स है, इस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। और लास्ट में गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ गोल्ड बॉन्ड्स रखे हैं, उस पर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। डिविडेंड्स पे टीडीएस कौन काटेगा, डोमेस्टिक कंपनी टीडीएस काटेगी डिविडेंड्स पर। किसका टीडीएस काटेगी, रेजिडेंट्स का काटेगी, नॉन रेजिडेंट का टीडीएस यहां पर नहीं कटता है, सिर्फ रेजिडेंट्स का कटता है। अब ज्यादातर सेक्शन में रेजिडेंट्स ही है। टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट पे कटेगा, क्रेडिट नहीं कटेगा। ये सबकी लिस्ट मैंने आपको बना के क्लास में दे दी है, आप चेक कर लेना। रेट ऑफ टीडीएस कितना है, 10% है, 10% है, 10%, ठीक है। अब इसमें कुछ इंडिविजुअल अगर शेयर होल्डर है तो उनको रिलैक्सेशन है। अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है और उसको डिविडेंड अदर देन कैश दे रही है कंपनी, मतलब ऑनलाइन पे कर रही है और 5,000 रुपए तक पे कर रही है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गया तो सामने वाले इंडिविजुअल शेयर होल्डर का टीडीएस नहीं कटेगा। साथ साथ में अगर एलआईसी या जीआईसी को पेमेंट कर रहे हो तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो प्लीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट छोड़कर सबका, बैंक बैंक ये वो, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, हर चीज यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर बहुत ज्यादा गौर से सुनना, यहां पर एनी पर्सन है और ये रेफर नोट अभी आता रहेगा 5-6 सेक्शन में। जब 5-6 सेक्शन खत्म हो जाएंगे, मैंने क्लास में आपको रेफर नोट का मतलब बताया था, यहां पर भी बता दूंगा। अब यहां पर टीडीएस कौन काटेगा, कोई भी काट सकता है। किसका टीडीएस कटेगा, रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा। कब कटेगा, क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जब भी पहले होगा वो हिसाब से कटेगा, ठीक है। कितने पे कटेगा, 10%। अब यहां पर कुछ केसेस है जहां पर टीडीएस नहीं कटने वाले। पहला पे केस, अब यहां पर 10-12 केस है जहां पर टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। सबसे पहले अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव
बैंक आपको 40,000 रुपए तक का पेमेंट करती है पूरे साल में, टीडीएस नहीं काटेगी। तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए 40,000 का लिमिट है। उसमें भी अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो आपके लिए फिर तो 50,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा। तो बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के लिए 40,000 फॉर जवान लोग के लिए, और बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। बाकी सबके लिए, अगर बैंक को छोड़कर कोई और पेमेंट करता है, तो एनबीएफसी पेमेंट कर रहा है, कोई और पेमेंट कर रहा है, तो उनके लिए सिर्फ 5,000 रुपए की लिमिट है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। साथ साथ में टीडीएस अगर कटना भी है तो वो सिर्फ टाइम डिपॉजिट पे करना है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? एफडी पे कटेगा, आरडी पे कटेगा, सेविंग बैंक के ऊपर टीडीएस नहीं कटता है, नहीं कटता, नहीं कटता है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। साथ साथ में अगर बैंक के अंदर कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम है, मतलब एक बैंक है एचडीएफसी, उसके सारे ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस केस के अंदर सारे ब्रांचेस में मिलाकर कितना इंटरेस्ट है वो चेक किया जाएगा, इंडिविजुअली चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आप, मेरा एचडीएफसी मुंबई में भी है, एचडीएफसी दिल्ली में भी है, तो दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट चेक किया जाएगा, 40,000 या 50,000 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम। सेकंड, अब ये सारे केसेस आप पढ़ रहे हो जहां पर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये हेडिंग देखो क्या है, नो टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस, बी वेरी केयरफुल, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर देना। वेयर सच इनकम इज क्रेडिटेड और पेड टू एनी बैंकिंग कंपनी, अगर मैं किसी बैंक को पे कर रहा हूं तो टीडीएस नहीं काटूंगा। अगर फॉरेन बैंक के इंडियन ब्रांच को भी पे कर रहा हूं, एचएसबीसी बैंक का इंडियन ब्रांच है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडियन ब्रांच है, उसको भी अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। मैं कोऑपरेटिव बैंक को पे कर रहा हूं, नहीं काटूंगा। कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उसको पे कर रहा हूं, नहीं काटूंगा। एलआईसी को नहीं काटूंगा, यूटीआई को नहीं काटूंगा, या कोई और कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, कोई कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, उसका टीडीएस में नहीं काटूंगा। नेक्स्ट, अगर फर्म अपने पार्टनर को पे करता है तो वो अपना टीडीएस इंटरेस्ट पे नहीं काटेगा, क्योंकि फर्म भी तो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है कि नहीं देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो उसके ऊपर फर्म टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर को पे कर रही है, हाँ तो काटेगी डेफिनेटली, 40,000 और 50,000, 40,000 जवानों के लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए। कस्टमर कोऑपरेटिव बैंक को पे कर रहा है तो नहीं काटेगा, ये अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। कस्टमर अगर कोऑपरेटिव बैंक को पे कर रहा है तो नहीं काटेगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 थोड़े से अलग है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर कुछ स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल लैंड मॉर्गेज सोसाइटी, ये कुछ स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अगर कस्टमर को पे कर रही है तो नो टीडीएस, जनरली नो टीडीएस। या कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रही है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को पे कर रही है, मेंबर मतलब उसका शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मेंबर होता है, कस्टमर नहीं होता है, शेयर होल्डर मेंबर होता है, तो उसको पे कर रही है तो नो टीडीएस। अब इन दोनों को जनरली तो गवर्नमेंट ने टीडीएस मना किया, लेकिन अगर इन दोनों का, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में जो सोसाइटी है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी का डेफिनेशन क्या है, अगर इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इन दोनों को भी टीडीएस काटना पड़ेगा, इन दोनों को भी। तो 50 करोड़ से ज्यादा वाले अगर है ये लोग, पिछले साल में इन दोनों का अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इसको भी टीडीएस काटना है कस्टमर को देते समय, इसको भी टीडीएस काटना है मेंबर को देते समय, इसको भी टीडीएस काटना है अपने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते समय। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर को पे करती है, कौन? कोऑपरेटिव बैंक अगर मेंबर को पे करे तो बैंक को कोई रिलैक्सेशन नहीं, सोसाइटी मेंबर को पे करेगी तो रिलैक्सेशन है, सोसाइटी मेंबर को पे करेगी तो रिलैक्सेशन है, बैंक मेंबर को पे करेगा तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे नॉर्मली काटते हो वैसे काटो 40-50 हजार रुपए के ऊपर। सेविंग बैंक पे टीडीएस नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकम टैक्स वाले रिफंड देते हैं, रिफंड पे इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते, उस पर भी टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं काटती है, नहीं काटती है, नहीं काटती है। नेक्स्ट, अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो सुन लो, उसका टीडीएस कटता है, लेकिन पेमेंट बेसिस पर कटता है पेमेंट बेसिस पर, और उसके लिए लिमिट गवर्नमेंट ने 50,000 की रखी है, 5,000 की नहीं रखी है। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है, क्रेडिट बेसिस पर नहीं कटेगा, पेमेंट बेसिस पे, वो भी 50,000 क्रॉस होगा तब कटेगा, ठीक है, ये बोला गया यहां पर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो एक एक करके मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि अगर माइनर के घर वाले, दैट इज माँ बाप दोनों मर गए, तो फिर उसका इंटरेस्ट किसके नाम पे क्रेडिट होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है उसका इंटरेस्ट, अगर माइनर के माँ बाप दोनों मर चुके हैं, माँ भी नहीं है पिता भी नहीं है, तो फिर बच्चे के नाम पे ही उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रेडिट उसके नाम पे ही क्रेडिट होना चाहिए टीडीएस जब आप पे करोगे तो सामने वाले को उसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना। मैं अगर आपका टीडीएस काटता हूं तो आपको क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना। तो अभी बच्चे के माँ बाप दोनों मर गए तो किसको मिलेगा? तो बच्चे के नाम पे ही क्रेडिट होना चाहिए, अनलेस के कोई डिक्लेरेशन आके देता है कि नहीं नहीं बच्चे के नाम पे नहीं करो, मेरे नाम पे करो, उसके मामा ताऊ चाचा जो भी हो वो आकर बोलते हैं, तो फिर उसके नाम पे डिक्लेरेशन आप, उसके नाम पे टीडीएस क्या क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आप सबको पता होगा कि कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन लेने के लिए आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालोगे अगर आप, तो सेक्शन 54 में आपको क्या मिलता है? एग्जाम्पशन मिलता है। अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग सब लोग के
सपोज मैंने पैसा डाला कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, अब मेरे पास मौका होता है ना 2 साल के अंदर मैं घर खरीद सकता हूं, 3 साल के अंदर मैं घर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, तो उसके बीच में सपोज अगर 1 साल बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं मर जाता हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है उस केस में जो इंटरेस्ट है उसका टीडीएस किसके नाम पे क्रेडिट होएगा। तो जब तक डेथ नहीं होती है तब तक मेरे नाम पे ही क्रेडिट होगा, डेथ के बाद मेरे लीगल एयर के नाम पे क्रेडिट होगा, मैं मर गया उसके बाद से मेरे भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे जो भी है उनके नाम पे क्रेडिट होगा। या अगर कोई आकर डिक्लेरेशन देता है, बोलता नहीं 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 मेरे नाम पे करना होगा, इसने देखो वसीयत मेरे नाम की लिख के गया था, तो फिर उसके नाम पे वो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। ठीक है, और एक आखिरी चीज यहां पर ये है कि बैंक जब आपको इंटरेस्ट देती है ना, तो बैंक आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली देती है, क्वार्टरली देती है, या तो पूरे साल में एक बार देती है। लेकिन बैंक जो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करती है ना, वो डेली बेसिस पे करती है। तो डेली इंटरेस्ट कंप्यूट करती है, आपका डेली बैलेंस जितना रहेगा उस हिसाब से आज इतना बैलेंस है, आज का इतना इंटरेस्ट, कल इतना बैलेंस है, कल का इतना इंटरेस्ट, परसों इतना बैलेंस है, परसों का इतना इंटरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको इंटरेस्ट रोज पे कर रही है, बैंक सिर्फ इंटरेस्ट रोज कंप्यूट करती है, पे रोज नहीं करती है। ये चीज हमेशा रखना, याद रखना कि पे बैंक आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली करेगी या तो ईयरली करेगी, उस हिसाब से। तो टीडीएस कब काटने का, टीडीएस उस हिसाब से काटेगा, डेली नहीं काटते बैठने का। ये बोलना चाह रहा है, ये प्रोविजन देख लो एक बार। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेक्शन के अंदर क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स आए यहां पर, 3 सेक्शन बैक टू बैक है, आपको ये चीज दिमाग में रखना है। सबसे पहले 194 बी, फिर 194 बीए और फिर 194 बीबी। 194 बी में सबसे पहले बात करते हैं यहां पर क्या आता है। यहां पर लॉटरी से अगर कुछ पैसा जीत रहे हो, केबीसी वेबीसी, क्रॉसवर्ड, पजल गेम, कार्ड गेम एक्सेट्रा, उनसे पैसा जीत रहे हो तो वो यहां पर कवर जाता है। अब साथ साथ में गवर्नमेंट ने यहां पर बैटिंग से पैसा कमाओगे, गैम्बलिंग से पैसा कमाओगे, तो उसको भी यहां पर डाल दिया है। पहले बैटिंग और गैम्बलिंग नहीं था, अब वो भी डाल दिया है। गलत काम करके कुछ पैसा कमाओगे उस पर भी आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक चीज यहां से अब निकाल दी है, 2 चीज डाली है तो एक निकाली भी है। कौन सी एक चीज निकाली है, ऑनलाइन गेम से कुछ पैसा कमाते हो, ड्रीम 11 वीम 11 में पैसा डालते हो, वहां पर टीम बनाते हो, टीम बना के पैसा जीतते हो, उससे कुछ पैसा कमाते हो, तो वो यहां से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया 194 बी है। ठीक है, 194 बी एक नया सेक्शन लाया है। अब सबसे पहले हम लोग 194 बी पे बात करते हैं। बी में क्या आता है, सारी किस्म की विनिंग्स आती है, क्रॉसवर्ड, पजल, कार्ड गेम एक्सेट्रा। अब गैम्बलिंग बैटिंग भी आ गया, ऑनलाइन गेम निकल गया। इसके अलावा बाकी सब कुछ यहां पर नहीं आता है। हॉर्स रेस के लिए सेपरेट सेक्शन है, ऑनलाइन गेम के लिए सेपरेट सेक्शन है। अब यहां पर टीडीएस कौन काटेगा, एनी पर्सन, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों में से कोई भी काट सकता है। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, पेमेंट पे टीडीएस काटना है, और टीडीएस कितना काटना है, 30% काटना है, 30% काटना है, 30%। नाउ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ऑनलाइन गेम्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसके लिए सेपरेट सेक्शन है। अब ऑनलाइन गेम पे बात करने के पहले पहले मैं बात कर लेता हूं विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस के लिए भी सेम ही प्रोविजन है, कौन काटेगा, कोई भी काट सकता है। डिडक्टी कौन होगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कौन भी, कोई भी हो सकता है। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, पेमेंट होगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, 30% होगा। और यहां पर भी थ्रेशोल्ड क्या डाल के रखा है, 10,000 डाल के रखा है। दोनों सेक्शन में थ्रेशोल्ड 10,000 है। 194 बी में भी 10,000 रुपए तक पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। 194 बीबी में भी 10,000 रुपए तक पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक सवाल है, अगर सामने वाला विनिंग इन काइंड कमाता है, मतलब काइंड में जीतता है, काइंड में, कैश में नहीं जीतता है, तो टीडीएस कैसा काटोगे। सामने वाला अगर गाड़ी जीतता है तो गाड़ी में से टीडीएस कैसे काटोगे। तो देखो, गाड़ी में से टीडीएस नहीं काट सकते हम लोग। तो उस केस में मेरा क्या जिम्मेदारी है पता है, उस केस में मुझे सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई जा तू टैक्स भर के आ। वो टैक्स भर के आएगा, मुझे प्रूफ देगा, उसके बाद मैं उसको गाड़ी रिलीज करूंगा। उसके पहले मैं उसको गाड़ी रिलीज नहीं करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं, चेक कर लो। ठीक है, ये बोलना चाहता है ये प्रोविजन। अब आता हूं मैं बीच वाले सेक्शन में। ऑनलाइन गेम्स के अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सबसे पहले इन्होंने थ्रेशोल्ड निकाल दिया, जो 194 बी और बीबी के अंदर जो 10,000 की थ्रेशोल्ड है ना, वो निकाल दिया। रेट तो दोनों में सेम है और डिडक्टिव भी सेम है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों सेम ही रहेगा। अब यहां पर टाइमिंग भी चेंज कर दिया इन्होंने। अब 194 बी और बीबी में टाइमिंग क्या था, टाइम डेट ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटो, पेमेंट करोगे टीडीएस काटो, पेमेंट करोगे टीडीएस काटो। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर देखो, ऑनलाइन गेम के अंदर क्या होता है, पैसा मैंने सपोज 5,000 रुपया मैंने ऑनलाइन गेम में लोड किया, मतलब मैंने पैसा डाला उसमें। पैसा डालोगे तो जी खेलोगे ना, पहले आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो मान लो मैंने 5,000 रुपया पैसा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे 25,000 रुपया कमा लिया। अब मेरे अकाउंट के अंदर कितना पैसा हो गया, 30,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं विड्रॉ करूंगा ना, गवर्नमेंट बोलती है टीडीएस काटो, टीडीएस काटो। मैंने 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 10,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट बोलती है उस 10,000 पे टीडीएस काटो। ठीक है, अब ईयर एंड पे मेरे जो भी बैलेंस बचा होगा, बैलेंस मेरा कितना बचा है, मैंने टोटल 25,000 कमाया, ईयर एंड पे कितना बैलेंस बचा है, 15,000 रुपया बैलेंस बचा है, वो तो मैंने विड्रॉ नहीं किया। तो जो बैलेंस ईयर एंड पे बचा हुआ है ना, उस पे ईयर एंड पे टीडीएस काटना होता है। चेक कर लो उस तरीके से। तो जब विड्रॉ करोगे तब टीडीएस काटना है, और ईयर एंड पे जब बैलेंस बच जाएगा तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। चेक करो। तो यहां पर इस तरीके का इन्होंने टाइमिंग थोड़ा सा बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 194 सी, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर भी लिखा है डिडक्टर कौन होगा, एनी पर्सन। 194 सी किसके लिए, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी से लेते हो, देते हो एक्सेट्रा, उस पर टीडीएस काटना है तो 194 सी में कटेगा। अब सबसे पहले आपको यहां पर दिमाग में रखना पड़ेगा
194 ए जैसा यहां पर भी रेफर नोट का कॉन्सेप्ट है, वो नोट क्या है थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सामने वाला कौन होगा, डिडक्टी रेजिडेंट होगा। कब काटोगे, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब टीडीएस क्या रेट पे काटोगे, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% पे काटोगे, अदर है तो 2% पे काटोगे, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, अदर है तो 2%। ना नोट्स 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना, यहां पर एक थ्रेशोल्ड नहीं है, दो थ्रेशोल्ड है। अगर इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 क्रॉस होता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल पेमेंट 10,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 15,000 है और पूरे साल का पेमेंट 1 लाख क्रॉस होता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल अगर 30,000 क्रॉस होता है तो काट लो, या पूरे साल का मिलाकर 1 लाख क्रॉस हो जाता है तो काट लो, आपको टीडीएस दोनों में से जो भी हो जाएगा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। मैं इंडिविजुअल डिडक्टर हूं, मैं एचयूएफ डिडक्टर हूं और मैं पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर टीडीएस नहीं काटूंगा, लेकिन मैं 194 एम में फंस सकता हूं। अगर जो 194 सी में नहीं आता याद करो, वो 194 एम में आता है, याद करना। ये दो सेक्शन का मैंने लिंक करके दिया था आपको। अब यहां पर एक्चुअली में क्या आता है, यहां पर सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैं किसी को सर्विस दूं कुछ। यहां पर अगर आप गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उस पर टीडीएस यहां पर नहीं आता, सिर्फ सर्विस वाला। तो वर्क के डेफिनेशन में क्या आता है, किसी को एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहे हो उसका पेमेंट कर रहे हो, या ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग चैनल पे जो न्यूज दिखाते हो, या कोई चैनल पे कोई प्रोग्राम दिखा रहे हो वो सर्विस दे रहे हो, उसका पेमेंट दे रहे हो, तो उसका आपको टीडीएस यहां काटना पड़ेगा। या कैरेज ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स, या गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। रेलवे को छोड़कर किसी और सर्विस ले रहे हो, रोड से ले रहे हो, एयर से ले रहे हो, वाटर से ले रहे हो, रेलवे छोड़कर उसका पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस यहां पर आएगा। केटरिंग सर्विसेज यहां पर आएगा। और पॉइंट नंबर 5 जो है ना, वो जनरल पॉइंट है, वो मैंने आपको क्लास में समझाया था, याद करो। अगर मेरे को एक सूट बनवाना है तो मैं एक टेलर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा मेरे को सूट बना के दे। टेलर बोलेगा कपड़ा कहां से आएगा, मैंने बोला कपड़ा तेरे को मैं ही दूंगा। कपड़ा अगर मैं दूंगा और वो मुझे क्या बना के देता है, सूट बना के देता है, तो मुझे सर्विस दे रहा है, तो सर्विस दे रहा है तो उस पे सर्विस पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी कैच है, उसको जो इनवॉइस है ना, इनवॉइस के अंदर ब्रेकअप देना पड़ेगा। ब्रेकअप कैसा देना पड़ेगा कि भाई इतना कपड़े के लिए, इतना टेलरिंग के लिए, तो टेलरिंग वाले पोर्शन पे टीडीएस कटेगा। अगर वो मुझे ब्रेकअप नहीं देगा ना, सामने वाला टेलर बोलेगा नहीं इतना है, 25,000 रुपया दे दो, तो फिर मुझे पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब कपड़ा अगर मैं दे रहा हूं और मेरा भाई कपड़ा दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट बोलती है तुम दो या तुम्हारा भाई कपड़ा दे, दोनों केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, कपड़ा अगर वो थर्ड पार्टी से खरीद के मुझे सूट बना के दे रहा है, मैं टेलर के पास जा रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं मुझे मेरे को सूट बना दो आप यार। उसने बोला कपड़ा मैं बोला वो तुम जहां से खरीदना है खरीदो, मैं कपड़ा नहीं दूंगा, ना ही मेरा रिलेटिव कपड़ा देगा। मैं या मेरा रिलेटिव कपड़ा देगा तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने रिलेटिव से भी कपड़ा नहीं दिलवा रहा हूं, मैं भी कपड़ा नहीं दे रहा हूं, कपड़ा मार्केट से थर्ड पार्टी से जाके खरीद के लेके आ रहा है, मुझे सूट बना के दे रहा है, उस केस में मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने क्लास में आपको लिखवाया था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगर मैं किसी रोड ट्रांसपोर्टर ट्रक वाले को कुछ पेमेंट कर रहा हूं और वो ट्रक वाले के पास 10 से ज्यादा ट्रक पूरे साल में कभी भी नहीं है, और साथ साथ में वो ट्रक वाला मतलब छोटा ट्रक वाला है, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है उसके पास, प्लस वो मुझे पैन दे रहा है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है कि 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। अब ये गैस सर्कुलर के ऊपर टीडीएस क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। सपोज मैं एक गैस ओनर हूं, मैं सबको गैस सप्लाई करता हूं, और आप होटल वाले हो, तो अगर आप होटल वाले हो, मैं आपको गैस सप्लाई करता हूं, तो मैं गैस सप्लाई करूंगा तो सप्लाई भी तो करूंगा ना, साथ में मैं ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी तो लूंगा। तो आप मुझे दो चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, एक गैस के लिए पेमेंट कर रहे हो, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट कर रहे हो। तो क्या आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मुझे पे कर रहे हो उस पर टीडीएस काटोगे? गवर्नमेंट ने बोला नहीं काटेंगे। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, गैस परचेज करना मेन ऑब्जेक्टिव है, गुड्स परचेज करना मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब एग्जांपल नंबर 2 लेना, आपके घर तक गैस पहुंचाने के लिए मैंने एक थर्ड पार्टी एजेंट को पकड़ा, एक ट्रांसपोर्टर को पकड़ा, उसको बोला सबके घर जा जाके गैस पहुंचाना, उसके लिए मुझसे इतना पैसा ले लो। तो अब मैं जो ये ट्रांसपोर्टर को पैसा दे रहा हूं उस पर टीडीएस काटूंगा? द आंसर इज यस। ये थर्ड पार्टी को जो दे रहे हो, अब आप ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हो, गैस परचेस करने के लिए नहीं, तो अब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट 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 यहां पर एक छोटा सा है, सर कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस अगर लूंगा तो टीडीएस कटेगा? यस, कोल्ड स्टोरेज मैंने वेयरहाउस दिया, वहां पर मुझे कोल्ड स्टोरेज में कुछ सेव करना है, तो मैंने उसके लिए पेमेंट किया, तो वो एक सर्विस दे रहा है मुझे। कोल्ड स्टोरेज मतलब प्रिजर्वेशन की सर्विस दे रहा है वो, क्योंकि मेरे को अपना सामान प्रिजर्व करना है ना, तो मुझे प्रिजर्वेशन की सर्विस दे रहा है, उस पे मुझे 194 सी में टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 सर इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस कटेगा? यस कटेगा। 194 डी में जो कंपनी इंश्योरेंस एजेंट्स लोगों को कमीशन देती है उस पे टीडीएस काटती है। कौन काटेगा? एनी पर्सन। किसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा तब कटेगा। क्या रेट पे कटेगा? 5% पे कटेगा। थ्रेशोल्ड कितना है? 15,000 रुपए का थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होता है तो टीडीएस कटता है। हमेशा
याद रखना, टीडीएस के अंदर जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है हमेशा, ये मत भूलना। कुछ सेक्शन है जहां पर पूरे अमाउंट पे नहीं कटता है, वो मैं आपको सेक्शन स्पेसिफिकली बता दूंगा कौन कौन से सेक्शन है जिसपे पूरे अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता है, जबकि सिर्फ एक्सेस पे कटता है। वो मैं बता दूंगा कौन से सेक्शन में सिर्फ एक्सेस पे कटता है, बाकी बाय डिफॉल्ट हर सेक्शन में पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट 194 डीए, 194 डीए सर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा। याद करो, अगर लाइफ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते हो और अगर आपका प्रीमियम एक परसेंटेज क्रॉस कर देता है 10%, 15%, 20%, याद है मैंने क्लास में करवाया आपको, रिवीजन वीडियो में भी डाल दिया हूं पिछले वाले कैपिटल गेन्स के साथ, जाकर चेक करना उसको, ठीक है। तो अगर वो क्रॉस करता है आपका लिमिट तो आपका इंश्योरेंस का पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर टैक्सेबल होगा तो कंपनी को टीडीएस काटना पड़ेगा, और अगर काटना पड़ेगा तो कितना काटेगी, कब काटेगी, कैसा काटेगी, क्या रेट पे काटेगी, वो सब बताने जा रहा हूं, ठीक है। कौन काटेगा, एनी परसेंट में कंपनी होगी। डिडक्टी कौन है, रेजिडेंट है। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, पेमेंट पे काटोगे, पेमेंट पे जैसे पे करोगे वैसे काट दोगे, ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 5% ऑफ नेट इनकम, जो भी नेट इनकम होगा उसका 5% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। नेट इनकम मतलब क्या, जितना कंपनी ने आपको पे किया मैच्योरिटी पे माइनस आपने जो प्रीमियम पे किया ओवर द ईयर्स वो माइनस करो, उतने पोर्शन पे कंपनी आपको टीडीएस काटेगी। सपोज कंपनी ने आपको 50 लाख रुपया पे किया तो 50 लाख माइनस आपने 25 लाख रुपए का प्रीमियम भरा तो 25 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, डिफरेंशियल अमाउंट पे 5% टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटता है, यहां पर नहीं तो नहीं कटता है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वाला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, और ये सब लोग नॉन रेजिडेंट के साथ साथ भारतीय नागरिक नहीं होना चाहिए, ये सब लोग नॉन रेजिडेंट के साथ साथ इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर ये सामने वाले नॉन रेजिडेंट भी है और इंडियन सिटीजन नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। टीडीएस क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे कटेगा, 20% पे कटेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। अब नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन यहां पर क्या करेगा कि कुछ गेम वेम खेलेगा, स्पोर्ट वोट खेलेगा, तो उसका जो भी पैसा आएगा उस पर 20% टीडीएस। साथ साथ में वो एडवर्टीजमेंट से अगर कुछ पैसा कमाता है, क्लास में मैंने बोला था उला ला 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 ले ओ, याद आ रहा है, तो उससे अगर कुछ पैसा कमाता है तो वो टीडीएस भी यहां पर ही कटेगा। या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन में अपनी ज्ञान देता है, उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है, उसका टीडीएस भी यहीं कटेगा। साथ साथ में नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इंडिया में कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे कुछ पैसा मिलता है तो उसका टीडीएस भी यहीं कटेगा। और अगर नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर इंडिया में आकर कुछ एंटरटेनमेंट का काम करता है, म्यूजिक, डांस वांस, तो उसका टीडीएस भी यहीं कटेगा। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वाला, लॉटरी टिकट जो बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है, तो उसके कमीशन पे उसका टीडीएस कटेगा। तो कौन काटेगा, जो भी आपको कमीशन दे रहा है वो काटेगा। किसका टीडीएस कटेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है सामने वाला। कब कटेगा, क्रेडिट या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे कटेगा। क्या रेट पे कटेगा, 5% बेसिस पे कटेगा। और यहां पर भी थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने 15,000 रुपए का डाल के रखा है लॉटरी कमीशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये नॉर्मल कमीशन है, जो बहुत सारे कमीशन, देखो एक तो लॉटरी कमीशन हो गया, एक तो इंश्योरेंस कमीशन हो गया, उसको छोड़कर बाकी सारे कमीशन एंड ब्रोकरेज यहां पर आ जाएंगे 194H के अंदर। और यहां पर भी रेफर नोट जैसा आ गया है, याद करते रहो। रेफर नोट इससे पहले 194A में भी आया था, 194C में भी आया था, तीसरी बार आ रहा है। तो यहां पर कौन टीडीएस काटेगा, कोई भी जो कमीशन ब्रोकरेज दे रहा है वो टीडीएस काटेगा। रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा, क्रेडिट या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस 5% है। और यहां पर थ्रेशोल्ड यहां पर भी 15,000 है। सारे कमीशन के सेक्शन में थ्रेशोल्ड 15,000 है और सारे कमीशन के अंदर टीडीएस का रेट भी 5% है, आप चेक कर लेना। अब अगर बीएसएनएल या एमटीएनएल अपने पीसीओ के फ्रेंचाइज वालों को कुछ पे करती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। बहुत सारे बीएसएनएल और एमटीएनएल के फ्रेंचाइज है ना पूरे इंडिया में, पीसीओस थे ना जो पहले, अभी तो बहुत कम हो गए लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे। तो वो जो भी कमीशन पे करते थे उनको कमीशन तो देना पड़ेगा ना, वो पीसीओ चला रहे बीएसएनएल के बिहाफ पे, तो वो जो भी कमीशन देते थे उस पर टीडीएस नहीं कटता था, अभी भी नहीं कटता अगर कहीं पर है तो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ब्रोकरेज या कमीशन देते हो ना, ब्रोकर को देते हो ना शेयर्स खरीदने पे कमीशन, शेयर बेचने पे, उस पे भी टीडीएस नहीं कटता है, चेक कर लो प्लीज। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज सेक्शन 194I विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर रेंट के ऊपर टीडीएस काटना है, यहां पर भी डिडक्टर एनी परसेंट रेफर नोट चौथी बार आ चुका है। 194A, 194C, 194H और 194I, ये 4 जगह पर अब तक आ चुका है और एक जगह पर आएगा, आगे जाकर बताता हूं, ठीक है। यहां पर सामने वाला कौन है, रेजिडेंट होना चाहिए। टीडीएस वही, क्रेडिट, पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब अगर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट किराए पर लेते हो तो 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर करेंट पर लेते हो तो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, चेक करो। थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड 2,40,000 रुपए और 2,40,000 रुपए, ये सबका मिलाकर है। अगर आप ये सब कुछ किसी से किराए पर लेते हो तो सब मिलाकर 2,40,000 अगर क्रॉस हो जाता है तो भी आपको टीडीएस चेक करना, टीडीएस काटना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब क्या एडवांस रेंट पे भी टीडीएस कटेगा, यस एडवांस रेंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। वेयरहाउसिंग चार्जेस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट से उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अब अगर सामने वाला जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, अगर वो को ओनर है, हस्बैंड वाइफ दोनों का है, तो 2,40,000 की लिमिट दोनों को सेपरेटली मिलेगी, ये चेक करना।
करना। तो हस्बैंड को भी 2,40,000 रुपए तक दोगे तो कोई टीडीएस नहीं, वाइफ को भी 2,40,000 तक दोगे तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेंजर सर्विस फी, जो एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट करती है, तो क्या उस पर टीडीएस यहां पर कटेगा? उसका टीडीएस यहां पर नहीं कटेगा। एयरलाइन कंपनी जो अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी को देती है वो रेंट नहीं होता है, उसका टीडीएस यहां नहीं कटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला है कि उसका टीडीएस 194C में आप काटना, यहां पर मत काटना। 194C में 2% टीडीएस है, 1% है, यहां पर 10% है, यहां नहीं कटेगा, वहां कटेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लमसम लीज प्रीमियम देते हो आप, 50 साल की लीज, 100 साल की लीज पे जो लेते हो, क्या वो रेंट है? वो रेंट नहीं है, उस पर टीडीएस यहां पर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 194I है, जहां पर आप इमोबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो। सो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदते हो, कैसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपको इस सेक्शन में आकर टीडीएस काटना है। कौन काटेगा? एनी पर्सन काटेगा। किसका टीडीएस कटेगा? सिर्फ रेजिडेंट का कटेगा, यहां पे नॉन रेजिडेंट नहीं है। कब कटेगा? क्रेडिट पे या पेमेंट पे, व्हिचएवर इज अर्लियर कटेगा। अब टीडीएस कितने पे कटेगा वो चेक करना। 1% ऑफ द कंसिडरेशन, आपने जितने में खरीदा उसका 1%, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर उससे ज्यादा है तो व्हिचएवर इज हायर, तो आपने जितने में खरीदा उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करो, दोनों में से जो भी ज्यादा है उसका 1% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब चीज ध्यान रखना, अब चीज दिमाग में रखना वो ये है कि थ्रेशोल्ड अगर आपका कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों अगर 50 लाख से कम है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन 45 लाख से, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 48 लाख से, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो जाता है तो व्हिचएवर इज हायर, 50 लाख से ज्यादा हो गया तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा? कंसिडरेशन में सिर्फ आपने जो घर खरीदा वो नहीं आएगा, दूसरी भी चीजें आ जाएगी। आजकल बहुत सारे चोचले आ गए बड़े बड़े सोसाइटीज के अंदर, जैसे क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये चार्ज वो चार्ज, बहुत सारे अलग अलग चार्ज देने पड़ते हैं सोसाइटी को। तो आपको क्योंकि बहुत सारी एमिनिटीज भी मिलती है ना साथ में, तो वो सब चीज के लिए जो चार्ज दे रहे हो आप, बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए जो चार्ज दे रहे हो वो सब आपके कंसिडरेशन का पार्ट होगा। वो सब मिलाकर चेक करना पड़ेगा 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नाउ वो जो नोट के बारे में बात कर रहा था मैं, जो बार बार आ रही थी 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, आगे जाके 194R में भी आएगी, 206C1 में भी आएगी, 206C1F में भी आएगी, ये टीसीएस के सेक्शन है। तो ये नोट क्या बोलना चाहती थी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना सभी लोग, ये नोट क्या बोलना चाहती थी। ये नोट बोलती है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो हम आपको इन सारे सेक्शंस में थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या रिलैक्सेशन है? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपको करंट ईयर में टीडीएस कब काटना है? आपको करंट ईयर में टीडीएस तब काटना है जब आपका पिछले साल का, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना, जब आपका पिछले साल का ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट, जो भी आप करते हो, अगर बिजनेस करते हो तो टर्नओवर, प्रोफेशन करते हो तो आपका ग्रॉस रिसीट वो 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, ठीक है, और मैं बिजनेस करता हूं, तो मेरे पिछले साल का जो टर्नओवर है ना, बिजनेस करता हूं तो टर्नओवर मेरा 1 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तो ही मैं इन सारे सेक्शनों में टीडीएस काटूंगा, अदरवाइज मुझे इन सारे सेक्शनों में टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं प्रोफेशन में हूं और मेरा पिछले साल का ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख क्रॉस होता है तो ही मैं इन सारे सेक्शन में टीडीएस काटूंगा, अदरवाइज मुझे इन सारे सेक्शनों में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे सेक्शनों में टीडीएस काटने का एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि पिछले साल का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट आपका ये लिमिट क्रॉस होना चाहिए, तो ही आपको काटना है, नहीं तो आपको रिलैक्सेशन है, चेक कर लो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम इंटरलिंकिंग सेक्शन। अब जो सेक्शन बताने जा रहा हूं ना, सबका इंटरलिंकिंग एक दूसरे से। जैसे 194 आईबी में कब आओगे पता है? जब आप आई में नहीं आओगे। अब आप पूछोगे आई में कब नहीं आओगे? आई में तब नहीं आओगे जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, तो आप आई में आ ही नहीं सकते हो। तो अगर आप आई में नहीं आते हो तो आईबी में आना है। देखो दोनों में से ऑप्शन नहीं है आपके पास, पहले आई फॉलो करना है। आई में अगर कवर हो जाते हो तो आई में आ जाओ, आई में अगर नहीं कवर होते हो तो आईबी में आ जाओ। अगर आईबी में आओगे तो क्या होगा? आईबी में आओगे तो आपको टीडीएस काटना है सामने वाले का, सामने वाला रेजिडेंट होगा तो आईबी एप्लीकेबल है, आईबी रेजिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। टीडीएस कब काटना है? लास्ट मंथ में काटना है, यहां पर मंथली नहीं काटना है। आई में आप मंथली काटते हो, यहां पर लास्ट मंथ में काटना है, या अगर उससे पहले प्रॉपर्टी छोड़कर चले गए तो जब भी प्रॉपर्टी से दिसंबर में अगर वेकेट कर दिया टेनेंट ने तो दिसंबर में काटना पड़ेगा, ठीक है। कितना काटना पड़ेगा? 5%, ठीक है। अब टीडीएस की लिमिट क्या है? 50,000 रुपए तक पर मंथ पे कोई टीडीएस नहीं है। 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस है, अदरवाइज टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए तो टीडीएस एप्लीकेबल है आईबी में, अदरवाइज आईबी में एप्लीकेबल नहीं है। उसमें भी अगर सामने वाला अगर पैन नहीं देता है तो 20% काटोगे, सब्जेक्ट टू द रेंट ऑफ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का रेंट भी चेक करोगे आप, whichever is lower उतना टीडीएस काटोगे। मिसाल के तौर पर अगर 60,000 रुपया पर मंथ का रेंट है, आप आई में नहीं आते हो तो आईबी में आना पड़ेगा। आई में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, मेरा पिछले साल का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट कम है तो मैं आई में नहीं आ सकता हूं, तो मेरे को आईबी में आना पड़ेगा। आईबी में आके मैं चेक करूंगा सामने वाला रेसिडेंट है, हाँ है। आईबी में आके चेक करूंगा क्या मेरा रेंट 50,000 से ज्यादा जा रहा है, हाँ जा रहा है, 60,000 जा रहा है। तो अब 60,000 रुपया हर महीने देते रहने का, अभी नहीं टीडीएस काटने का, लास्ट मंथ में मार्च में काटने का। मार्च में टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 12, 7,20,000, उस पर 5% टीडीएस काटो, उस पर 5% आएगा 36,000,
36,000 टीडीएस काटो, गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। अच्छा दिसंबर में छोड़ के चला गया तो 9 महीने का टीडीएस काटो और जनवरी में पे कर दो, ठीक है, क्योंकि पे अगले महीने करना होता है टीडीएस। तो अगर वो पहले छोड़ देता है तो दिसंबर में छोड़ देता है तो दिसंबर तक 9 महीने का रेंट ले लो, 60,000 इंटू 9 इंटू 5%। अब मान लो पूरे साल था, सामने वाले को मार्च में भी काटना है, कितना काटना है, 36,000 काटना है। अब सामने वाला पैन नहीं दे रहा है तो 20%। अब पूरे साल का रेंट आता है 7,20,000, उसका 20% कितना आएगा पता है, 1,44,000, 144। अब लास्ट मंथ का रेंट कितना है, सिर्फ 60,000 है। अब 60,000 में से 144 तो काट नहीं सकता हूं, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो इस सेक्शन में 20% सब्जेक्ट टू रेंट ऑफ लास्ट मंथ व्हिचएवर इज लोअर, उतना टीडीएस काटो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 194 आईसी पे बढ़ते, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। याद है एक कैपिटल गेन्स में एक प्रोविजन बताया था कि एक बिल्डर आता है, वो बोलता है अपनी जगह मुझे दे दो, मैं आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा और प्रॉपर्टी दूंगा रीडेवलप करके। तो बिल्डर जो पैसा दे रहा है ना उस पर वो टीडीएस भी काटेगा, ठीक है। कितना काटेगा वो सब बात करते हैं अभी यहाँ पर। एनी पर्सन कौन है, ये बिल्डर है। बिल्डर आपको पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, रेजिडेंट को पैसा दे रहा है। कब काटेगा, क्रेडिट या पेमेंट व्हिचएवर इज लेस, जब भी व्हिचएवर इज अर्लियर, सॉरी लेस नहीं है, जो भी पहले होगा उस पर काटेगा, ठीक है। और 10% ऑफ द कैश पोर्शन का 10% पे टीडीएस काटेगा। जो पैसा दे रहा है उस पर टीडीएस काटेगा, वो पैसा भी देता है, वो घर भी देता है ना बना के नया वाला, घर पे नहीं काटेगा, पैसे पे काटेगा। बी वेरी केयरफुल। अब 194 जे में आते हैं। 194 जे में भी वही नोट एप्लीकेबल है जो ऊपर नोट एप्लीकेबल थी ना, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं एप्लीकेबल है। अगर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 50 लाख से कम है तो नहीं एप्लीकेबल है। और सामने वाला कौन है, सामने वाला रेजिडेंट होना चाहिए। अब टीडीएस कब काटोगे, वही क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहां पर मल्टीपल पेमेंट्स है, अलग अलग किस्म की पेमेंट्स है। देखो प्रोफेशनल फीस भी कवर्ड है, टेक्निकल फीस भी कवर्ड है, रॉयल्टी भी कवर्ड है, नॉन कंपीट फीस जो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को दिया था वो भी कवर्ड है। और जो डायरेक्टर को आप ओवर एंड अबाउट सैलरी देते हो, सैलरी के ऊपर अगर डायरेक्टर को कुछ देते हो जो अदर सोर्स में कवर होता है आईएफओएस में, उसका टीडीएस भी यहीं पर आता है। अब सबका रेट भी अलग है, तो ये 5 अलग आइटम है, सबका रेट भी अलग है, सबका थ्रेशोल्ड भी अलग है, सब कुछ बराबर आराम से बोलता हूं। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इस सेक्शन के अंदर रेट 10% है, ठीक है, 10%। अब अगर सामने वाला कॉल सेंटर बिजनेस में तो आप 2% काटो। सामने वाला अगर टेक्निकल सर्विस दे रहा है, टेक्निकल सर्विस मतलब ये वाली सर्विस दे रहा है तो 2% काटो। और सामने वाला अगर रॉयल्टी सर्विस दे रहा है लेकिन सिर्फ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म वाली रॉयल्टी, सारी रॉयल्टी नहीं, तो 2%। सो 3 केस में 2% है, बाकी सब में 10%। कौन कौन से केस में 2% है वो याद रखो, बाकी बैलेंसिंग फिगर 10%। सामने वाला अगर टेक्निकल सर्विस दे रहा है तो 2%, सामने वाला अगर कॉल सेंटर की सर्विस दे रहा है तो 2%, और सामने वाला अगर सिनेमैटोग्राफिक फिल्म वाली रॉयल्टी का सर्विस दे रहा है तो 2%। उसके अलावा बाकी सब केस में 10%। अब थ्रेशोल्ड जो है ना, यहां पर ना 30,000 का थ्रेशोल्ड सेपरेटली एप्लीकेबल है सबके लिए, लेकिन लास्ट वाले के लिए ना बेचारे के लिए कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है। पहले 4 के लिए ना 30,000 सेपरेटली एप्लीकेबल है, लेकिन लास्ट वाले के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। डायरेक्टर्स को जितना भी पेमेंट करोगे, 1,000 भी पे करोगे तो उस पर आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। यहां पर भी देखो 194C जैसा इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल फीस पे करता है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको 194M में जाकर चेक करना पड़ेगा, 194J में तो नहीं आएगा। अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं एचयूएफ हूं और मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूं तो उस पर मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स सर्विसेज आ जाएगी, ये सारे स्पोर्ट्समैन और उनसे रिलेटेड सारी सर्विसेज 194J में आ जाएगी। स्पोर्ट्स सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो स्पोर्ट्समैन आ जाएगा, अंपायर, रेफरी आ जाएंगे, कोच आ जाएंगे, ट्रेनर आ जाएंगे, फिर उसके बाद टीम फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट जो टीम के साथ चलते हैं उनके सेहत का ख्याल रखने के लिए, फिर इवेंट मैनेजर्स आ जाएंगे, एंकर्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट आ जाएंगे, कमेंटेटर्स आ जाएंगे, ये सब लोग आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। आराम से देखना, कुछ बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। देखो एक आदमी बीमार पड़ गया तो वो किधर जाएगा, हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल में जाके लेट गया। अब हॉस्पिटल वाले ने बोला इतना बिल हुआ, उसने बोला मेरे को बिल क्या दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को दो, मेरा इंश्योरेंस है, मेरे को बिल भरने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने क्या करी, हॉस्पिटल ने क्या किया, सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से उसको वेरीफाई करवाती है कि सब कुछ जेन्युइन है क्या, सही में बीमार पड़ा था, सही में बिल सब कुछ बराबर है क्या, तो पता चला बराबर है। उसके बाद थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल को बिल डिस्चार्ज करती है, मतलब पेमेंट करती है। तो क्या उस पर टीडीएस काटेगी, यस काटेगी। गवर्नमेंट ने बोला उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा, चेक कर लो। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। जनरली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना तो गवर्नमेंट उसको रॉयल्टी बोलती है, और अगर रॉयल्टी बोलती है तो यहां पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194J में, क्योंकि 194J में रॉयल्टी कवर्ड है। लेकिन अगर मैंने जिससे खरीदा ना उससे मैंने खरीदा और ऐसे कैसे बेच दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया, मैंने उससे खरीदा बेच दिया, और मैंने जिससे खरीदा ना उसने भी किसी से खरीदा होगा, अगर उसने भी टीडीएस काटा है ना, उसने भी मतलब
मैंने मिस्टर ए से खरीदा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से खरीदा, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी का टीडीएस काटा था और फिर मिस्टर ए ने मुझे ऐसे ही बेच दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं किया, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ये बोलना चाहता है ये पैराग्राफ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है कि नहीं देती? हाँ देती है ना, क्यों नहीं देती है? म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं देगी डिविडेंड? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है, तो वैसे म्यूचुअल फंड कंपनी भी तो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती होगी। तो हाँ, तो म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई अगर अपने रेजिडेंट इन्वेस्टर को कुछ देती है तो क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर पे टीडीएस काटेंगे। कितना काटेंगे? 10% काटेंगे। थ्रेशोल्ड क्या है? 5,000 क्रॉस होगा तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 194 LA, गवर्नमेंट जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है तो टीडीएस काटती है, ठीक है, टीडीएस काटती है। क्यों टीडीएस काटती है? क्योंकि वो आपके हाथ में कैपिटल गेन्स में चार्जेबल होगा, टैक्स भरना है आपको उसके ऊपर। अरे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर किया, मुझे कॉम्पेंसेशन दिया, तो मुझे टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? तो गवर्नमेंट उस पर टीडीएस काटेगी, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं काटेगी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? वो एग्जेम्प्ट है, उसको बेचने पे टैक्स नहीं लगता है। तो कौन काटेगा? गवर्नमेंट काटेगा। किसका टीडीएस काटेगी? डिडक्टी का टीडीएस काटेगी। कब काटेगी? पेमेंट पे कटता है यहाँ पर क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर नहीं है, 10% पे टीडीएस कटेगा और 2.5 लाख रुपया क्रॉस होगा तो टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड 2.5 लाख रुपए का डाल के रखा है, चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ और इंटरलिंकिंग सेक्शंस के ऊपर। 194M पे आते हैं। 194M सबसे पहले सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज दिमाग में रखना, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंडली, 194M कब एप्लीकेबल है पता है? जब 194C एप्लीकेबल नहीं होता है, H एप्लीकेबल नहीं होता है, J एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 194M की एप्लीकेबिलिटी कहां से शुरू होती है पता है? सी, एच और जे की नॉन एप्लीकेबिलिटी से शुरू होती है। अगर ये सेक्शंस नॉट एप्लीकेबल है तो 194M एप्लीकेबल है। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ये सारे सेक्शंस कब नॉट एप्लीकेबल है। देखो, 194C दो कारणों से नॉट एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए। एक तो पिछले साल का टर्नओवर कम है, ये तो तीनों सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तीनों सेक्शन मतलब अगर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो वो नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगर वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी तो फिर आप लोगों को सेक्शन तो के अंदर टीडीएस काटना नहीं है। तो ये तीनों सेक्शन के अंदर आपको 194C में भी, एच में भी और जे में भी अगर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। चलो, 194C एक और कारण से नॉट एप्लीकेबल है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए पे करते हो। जे भी पर्सनल पर्पस के लिए पे करते हो, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन एच में ऐसा कुछ नहीं है, एच में पर्सनल पर्पस के लिए पे करोगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो, 194C दो कारणों से नॉट एप्लीकेबल है, 194J भी दो कारणों से नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन 194H सिर्फ एक ही कारण से नॉट एप्लीकेबल। देखो, 194M में आने के ना पहले इन सेक्शंस को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इन सेक्शन में आप फंस जाते हो तो आपको 194M में आने की जरूरत ही नहीं है। 194M लाया क्यों गया है? पूरा लॉजिकली मैंने आपको क्लास में बताया था कि 194M लाया इसलिए गया है क्योंकि इन तीन सेक्शन में आप बैठ नहीं रहे हो, फिट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो 194M में आ जाओगे। अब 194M में टीडीएस कौन काटेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ। कैसा इंडिविजुअल एचयूएफ? जो इन सेक्शनों में नहीं आता है वो इंडिविजुअल एचयूएफ। किसका टीडीएस काटेगा? रेजिडेंट का। कब काटेगा? वही क्रेडिट पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और कितना काटेगा? 5%। थ्रेशोल्ड 50 लाख क्रॉस होना चाहिए पूरे साल का पेमेंट। पूरे साल का पेमेंट में क्या? ये तीनों सेक्शन मिलाकर पूरे साल का पेमेंट, तीनों सेक्शन मिलाकर। ये एच के अंदर क्या कवर्ड है? कमीशन, प्रोफेशनल फीस और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों मिलाकर पूरे साल का कितना क्रॉस होना चाहिए? 50 लाख। तो ही टीडीएस कटता है, नहीं कटता, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब जनरली जो टीडीएस काटता है उसको टैन लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर लेना पड़ता है। लेकिन इन तीनों सेक्शन के अंदर 194IA, 194IB और 194M के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है आपको कोई टैन वैन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको हमने रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज 194M, 194N, N फॉर न्यू। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या तो पोस्ट ऑफिस से पैसा विड्रॉ करते हो तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काटेगी। कौन काटेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। किसका टीडीएस? सबका, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबका टीडीएस। कब कटेगा? पेमेंट पे कटेगा, पेमेंट पे। अब जरा गौर से सुनना, रेट क्या होगा? अब रेट में थोड़ा सा अमेंडमेंट आ गया, वो मैं आपको बताता हूं रेट में क्या अमेंडमेंट आ गया, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर अकाउंट होल्डर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन है? अकाउंट होल्डर कोऑपरेटिव, ये अमेंडमेंट आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रिलैक्सेशन है। अगर अकाउंट होल्डर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो थोड़ा सा रेट में रिलैक्सेशन है, और अगर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। पहले मैं पुराना रेट बता देता हूं। 1 करोड़ रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। 1 करोड़ के ऊपर यहां पर सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे कटता है, जनरली टीडीएस पूरे अमाउंट पे कटता है, लेकिन इस सेक्शन में टीडीएस पूरे अमाउंट पे नहीं, एक्सेस अमाउंट पे। 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉ करोगे उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉ करोगे उस पे 2% टीडीएस कटेगा, ठीक है। उसमें भी अगर पिछले 3 साल का आपने आईटीआर नहीं भरा है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर स्ट्रिक्ट लिमिट है। तो फिर 20 लाख रुपए तक आपका 2% है, और 20 लाख के ऊपर 2% और फिर 1 करोड़ के ऊपर कितना? 5%। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, ठीक है। मान लो मैंने 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ किया, 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ किया, मैं नॉर्मल एसएससी हूं, मैं आईटीआर वाईटीआर सब भरता हूं, तो मेरा 50 लाख रुपए पे 2% टीडीएस काटेगी बैंक।
मान लो मैंने 1.5 करोड़ विड्रॉ किया, लेकिन मैंने पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर अब मुझे डरना पड़ेगा। अब 20 लाख से 1 करोड़ मतलब 80 लाख पे 2%, और 1 करोड़ के ऊपर मतलब 1 करोड़ के ऊपर जो लिमिट है उसके ऊपर मुझे 5% काट देगी बैंक मेरा। तो इस तरीके से टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ना, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर सामने वाला अकाउंट होल्डर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से विड्रॉ करता है, तो 3 करोड़ तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आईटीआर नहीं भरता है पिछले 3 साल का, तो 20 लाख से 3 करोड़ तक 2% और 3 करोड़ के ऊपर 5%, उस तरीके से टीडीएस कटेगा। चेक करो। अब कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने यहां पर टीडीएस काटने से मना कर दिया है, जैसे 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 सबसे पहले नो टीडीएस इफ द कैश इज विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जाके बैंक से पैसा विड्रॉ करती है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या बैंक दूसरे बैंक से जाकर विड्रॉ करती है, कोऑपरेटिव बैंक करती है, पोस्ट ऑफिस करती है, या बैंक के कोई एम्प्लॉइज करते हैं, जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है वो बैंक के लोग ही होते हैं, बैंक के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, या एटीएम ऑपरेटर्स, ये सब एटीएम ऑपरेटर्स है, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, कैश रिप्लेनिशिंग एजेंसीज, जो बैंक का पैसा बैंक के एटीएम में डालते हैं, तो बैंक के अंदर खाता खोलते हैं, वहां से पैसा विड्रॉ करते हैं, फिर एटीएम में जमा करते हैं, तो वो लोग के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, उनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, या कमीशन एजेंट, जो क्या करता है, जो रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है, एपीएमसी मार्केट के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के अंदर रजिस्टर्ड एजेंट है, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं एक रजिस्टर्ड एजेंट हूं, मेरे को कैश चाहिए, फार्मर को पैसा देने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कैश, फार्मर्स को मुझे पैसा देना है इसलिए मुझे कैश चाहिए, तो वो भी कैश विड्रॉ कर सकता है, उसका टीडीएस नहीं कटेगा। या जो मनी चेंजर्स है, मनी चेंजर्स मतलब ऑथराइज डीलर, जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, देयर फ्रेंचाइज एजेंट एंड सब एजेंट्स, उनको भी कैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको रोज कैश देना लेना होता है मनी चेंजिंग बिजनेस में, तो उनको भी यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो। ठीक है, वो भी अगर बैंक से जाके विड्रॉ करते हैं तो बैंक उनका टीडीएस नहीं काटेगी। नाउ 194P एक स्पेशल सेक्शन है फॉर सर्टन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। सारे सीनियर सिटीजन यहां पर नहीं कवर्ड है, कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कवर्ड है। सबसे पहले स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन देख लो। एक रेजिडेंट होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए, कम से कम 75 साल की उम्र होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कम से कम 75 साल की उम्र, और उनको पेंशन मिलता है किसी स्पेसिफाइड बैंक से। ठीक है, और उसी बैंक से उनको इंटरेस्ट छोड़कर और कोई इनकम नहीं आनी चाहिए। तो अगर एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 75 इयर्स है, और एक से एसबीआई के अंदर उनका बैंक अकाउंट है, वो पेंशन अकाउंट है, उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है, एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए, किसी भी बैंक में कुछ नहीं मिलना चाहिए, और इंटरेस्ट भी सेम बैंक में मिलना चाहिए जहां से पेंशन मिलता है, दूसरे बैंक से नहीं। तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन लाया, सुनो। तो वो केस में वो क्या कर सकते हैं, वो अंकल बैंक को एक डिक्लेरेशन देंगे और बोलेंगे भाई कि मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे को मेरा टीडीएस मत काटो, तो बैंक फिर उनका टीडीएस काटेगी, लेकिन बैंक उनका टीडीएस काटेगी, बैंक को तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, बैंक उनका टीडीएस बहुत कायदे से काटेगी। कैसे? सारा डिडक्शन देगी, 80C से 80U, रिबेट देगी तो रिबेट भी देगी 87A का, वो सब देगी, और फिर बैंक बोलेगी भाई कि हम आपका इतना टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं। अब यहां पर रिलैक्सेशन क्या है अंकल के लिए, अगर ये अंकल ये सारे कंडीशन फुलफिल करते हैं और बैंक ने भी उनका टीडीएस काट लिया है, तो फिर अंकल को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से गवर्नमेंट ने अंकल को क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। तो कब रिलैक्स किया है, बहुत ज्यादा गौर से सुनना मेरी बात, कब रिलैक्स किया है, जब अंकल क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, अंकल इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 75 इयर्स है, और वो बैंक के अंदर उनका एक पेंशन अकाउंट है, और उसी बैंक से उनको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है, एचपी इनकम आ रही है, आईएफओएस इनकम आ रही है, पीजीबीपी इनकम, तो फिर तो अंकल टीडीएस कटेगा और अंकल को आईटीआर भी भरना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्शन में 194Q वो 206C 1H के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ही बैठते हैं, इंडिविजुअली में वो डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं 194R के ऊपर। 194R क्या है सर? 194R के अंदर किसका टीडीएस कटता है? देखो, अगर बिजनेस कर रहा हूं मैं, प्रोफेशन कर रहा हूं, और मैं बिजनेस और प्रोफेशन में आपको कोई तोहफा दे रहा हूं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई गिफ्ट दे रहा हूं, परक्विजिट दे रहा हूं, बेनिफिट दे रहा हूं, तो उस पर मुझे टीडीएस काटना है 194R के अंदर। अब इसके अंदर भी मुझे रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं तो फिर वो 1 करोड़ या 50 लाख की लिमिट चेक करना पड़ेगा, तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल एच, अगर मैं कंपनी हूं, फर्म हूं, एलएलपी हूं, तो फिर तो मुझे हमेशा काटना है टीडीएस इस सेक्शन में। लेकिन मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं तो पिछले साल का ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़, बिजनेस कर रहा हूं तो प्रोफेशन कर रहा हूं तो 50 लाख क्रॉस होना चाहिए, तो ही मेरे लिए एप्लीकेबल है। अब यहां पर सामने वाला कौन होगा? रेजिडेंट होगा, और यहां पर थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड 20,000 रुपए की है, और यहां पर आपका रेट क्या है? रेट 10% है, और अगर आप सामने वाले को काइंड में दे रहे हो तो गिफ्ट और परक्यूसिट काइंड में भी तो हो सकता है, तो अगर काइंड में दे रहे हो तो फिर आप टीडीएस तो नहीं काटोगे, लॉटरी के जैसा इंश्योर करोगे कि सामने वाले को बोलने का जा पहले टैक्स भर के आ, फिर मैं तेरे को तेरा बेनिफिट और परक्यूसिट क्या करूंगा? पास ऑन करूंगा। अब यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आ गया है सीबीडीटी का इन फाइनेंस एक्ट 2023, जो बस छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, जो ये बोलना चाहता है कि भाई जो विनिंग दे रहे हो ना आप सामने वाले को, जो सॉरी विनिंग नहीं, जो बेनिफिट और परक्यूसिट दे रहे हो ना,
वो कैसा भी हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है, वो काइंड में भी हो सकता है, वो पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सामने वाले को जो आप बेनिफिट दे रहे हो वो कैसा है, ठीक है। वो कैश काइंड पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड किसी भी किस्म का हो सकता है। इन ईदर ऑफ द केस आपको उसके ऊपर क्या करना है, टीडीएस काटना है, चेक कर लो। नाउ अब ये अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मास्टर सेक्शन है टीडीएस का, पे अटेंशन प्लीज, जो बहुत ही भयंकर सेक्शन है, जो बोलता है कि मैं पेयर हूं आप पेई हो, मैं डिडक्टर हूं आप डिडक्टी हो, और अगर आपने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है, आपने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है मतलब पेई ने, और आपका पिछले साल का टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 या उससे ज्यादा ऑलरेडी कट चुका है। पिछले साल का टीडीएस टीसीएस कितना है, 50,000 या उससे ज्यादा, और आपने रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना है पता है, उस केस में मुझे आपका टीडीएस कितना काटना है, ट्वाइस द रेट और 5% whichever is higher, ट्वाइस द रेट और 5% whichever is higher। तो मुझे डबल कर देना है रेट, उसके बाद 5% से कंपेयर करना है, whichever is higher उतने पे काटना है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, जरा मैं ध्यान से पहले कुछ और पॉइंट्स बोलता हूं, उसके बाद रिलैक्सेशन बताता हूं। अब सामने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। अगर सामने वाला नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई ब्रांच नहीं है, सामने वाला नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, जैसे टेस्ला नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्लस एक अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट अगर किसी को नोटिफाई करती है कि भाई ये बंदे को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी पिछले साल, तो उस बंदे को भी यहां पर आप डबल रेट नहीं करोगे। बाकी इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका, अगर पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है और पिछले साल का टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है, डबल करो रेट, डबल करो रेट, और फिर चेक करो 5% से whichever is higher, और उसके बाद ये भी पूछो उससे कि पिछले भाई तूने पैन दिया है कि नहीं, पैन दिया है, पैन नहीं दिया है तो फिर 20% से कंपेयर करो, पहले डबल करो फिर 20% से कंपेयर करो, फिर whichever is higher। कंप्लीट चार्ट दिया मैंने क्लास के अंदर, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब ये सेक्शन कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 192 सैलरी वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 192 आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करते हो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लॉटरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हॉर्स रेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो 50 लाख या उससे ज्यादा की एप्लीकेबल नहीं है। 194 आईबी रेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 194 एलबीसी सिलेबस में नहीं है। एम और एन अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये सारे सेक्शनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 194 एलबीसी सिर्फ एक सेक्शन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टीडीएस, एंड दैट इज कुछ लोगों को टीडीएस पेमेंट करते समय, कुछ लोगों को पेमेंट करते समय आपको टीडीएस बिल्कुल नहीं काटना है। वो कुछ लोग कौन है? अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हो नो टीडीएस, आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो नो टीडीएस, म्यूचुअल फंड को पेमेंट कर रहे हो नो टीडीएस, या कोई ऐसी कॉर्पोरेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट कर दिया, उनको पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब 197 पे आते हैं। 197 क्या है? 197 बात करता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। मतलब क्या है सर, मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूं और टीडीएस काट रहा हूं, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि भाई मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, आप क्यों टीडीएस काट रहे हो? आप 40,000 रुपए के प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस काट देते हो, 50,000 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस काट देते हो, मेरी तो इतनी इनकम ही है। तो सामने वाले को बोलने का प्रूव कर तेरी इनकम नहीं है, तो सामने वाला क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, उससे लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएगा और वो मेरे को देगा। वो जैसे मेरे को देगा मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, लेकिन सामने वाले को पैन रहना पड़ चाहिए। अगर उसके पास पैन है तो ये पॉसिबल है, अगर उसके पास पैन नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सामने वाले को बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना है, असेसिंग ऑफिसर के पास जाना है, फिर मेरे पास आना है, फिर सर्टिफिकेट लेकर आना है, इतना सब कौन करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सेक्शन लाया सेल्फ डिक्लेरेशन का, 197 है। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन वाला सेक्शन सब इनकम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल है, जो 193 में कवर्ड है। इंटरेस्ट अंडर अदर देन सिक्योरिटी के लिए कवर्ड है 194 ए में, या प्रोविडेंट फंड के लिए कवर्ड है 192 ए, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कवर्ड है 194 डी ए, या रेंट के लिए कवर्ड है 194 आई, या इंश्योरेंस कमीशन के लिए कवर्ड है 194 डी। बस इतने 6-7 सेक्शनों के लिए कवर्ड है ये सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें क्या करना है पता है, जो सामने वाला बंदा है ना, वो डायरेक्टली मेरे को क्या करेगा, मेरे को एक डिक्लेरेशन देगा, ठीक है। मैं कौन हूं, मैं पेयर हूं, तो पेई डायरेक्टली पेयर को डिक्लेरेशन देगा और पेयर फिर बोलेगा ठीक है मैं आपका टीडीएस नहीं काटूंगा, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन कंपनी नहीं दे सकती है, फॉर्म नहीं दे सकती है, और सीनियर सिटीजन के अलावा और कोई लोग भी नहीं दे सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इस पे पूरा एग्जांपल लिखाया हूं। मतलब जवान लोग नहीं दे सकते, अगर जवान लोगों की ये सारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो जवान लोग नहीं दे सकते। फिर भले उनका चैप्टर 6 से का डिडक्शन लेने के बाद इनकम कम हो गई है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एक जवान आदमी है, उसकी बेसिक एग्जेम्पशन के पहले लिमिट के पहले इनकम 3.5 लाख थी, ठीक है, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर से उसने चैप्टर 6 से का डिडक्शन लिया तो 2 लाख इनकम हो गई, तो भी उसके लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। चेक कर लो प्लीज। नाउ अगला सवाल ये है कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस क्या है। देखो, अप्रैल से लेकर फरवरी तक आप जो भी टीडीएस काटते हो या टीसीएस कलेक्ट करते हो ना, तो टीडीएस के लिए 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल में अगर टीडीएस काटा ना तो 7 मई को देना पड़ेगा, जून में काटा तो 7 जुलाई को, दिसंबर में काटा तो 7 जनवरी को, फरवरी काटा तो 7 मार्च को, ठीक है। सेम टीसीएस के लिए भी वही है, टीसीएस के लिए भी वही है। लेकिन लास्ट मंथ का है ना, लास्ट मंथ
लास्ट मंथ का डेट बदल जाता है। लास्ट मंथ मार्च का जो टीडीएस काट रहे हो ना आप, तो टीडीएस आप 30 अप्रैल तक पे कर सकते हो, ज्यादा टाइम है। टीसीएस के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, 7 अप्रैल तक ही पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं। ठीक है, अब कुछ सेक्शनों के अंदर थोड़ा सा टाइम लिमिट अलग है। 194 आईए, आईबी, आई और एम, ये 3 सेक्शन के अंदर ना टाइम लिमिट थोड़ा सा अलग है। TDS should be deposited within 30 days on the end of the month in which the tax is deducted. ये 3 सेक्शनों में जब भी काटोगे उस मंथ के एंड से, मतलब अगर आपने मार्च में काटा तो मार्च के एंड से 30 दिन, मतलब कितना तारीख होगी, 30 अप्रैल। या आपने अगर दिसंबर में काटा तो दिसंबर के एंड से 30 दिन, मतलब कितनी तारीख होगी, 30 जन। तो आपको इस केस में मंथ के एंड से 30 दिन में आपको पे कर देना है। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट, टीडीएस के साथ साथ काटना हो गया, भरना हो गया, उसके बाद आपको टीडीएस के रिटर्न्स भी भरने पड़ते हैं। टीडीएस के रिटर्न्स भी भरने पड़ते हैं, तो सर उसका ड्यू डेट क्या है? जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो वैसे टीडीएस का रिटर्न भी 4 बार भरना पड़ता है। इनकम टैक्स का तो एक ही बार भरते हो, टीडीएस का 4 बार। 30 जून को तुम्हारा क्वार्टर एंड होता है, तो तुम उसके 1 महीने के बाद आप टीडीएस का रिटर्न भरो, टीसीएस का रिटर्न 15 दिन के बाद। ठीक है, तो क्वार्टर खत्म होने के 30 दिन के बाद, 30 मतलब क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने। तो 30 जून का 31 जुलाई और यहां पर 15 जुलाई। 30 सितंबर का 1 महीने बाद 31 अक्टूबर और यहां पर 15 अक्टूबर। 31 दिसंबर का 31 जैन, 1 महीने बाद और यहां पर 15 दिन। और आप केयरफुल रहना, लास्ट क्वार्टर का 2 महीने बाद है, यहां 2 महीने बाद है और यहां 1.5 महीने बाद है। केयरफुल रहना, ठीक है, चेक कर लो प्लीज। तो लास्ट क्वार्टर का 31 मार्च का 31 मई और 15 में हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, नॉट पेइंग टीडीएस? देखो, अगर आप टीडीएस काटते नहीं हो, भरते नहीं हो, तो ये तो डिफॉल्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट वालों के साथ तो बैंड बजा देंगे। ठीक है, एक होता है आप टीडीएस काटते हो थोड़ा लेट काटते हो, टीडीएस भरते हो थोड़ा लेट भरते हो, तो वो डीले है। तो डीले के लिए अलग प्रोविजन है, डिफॉल्ट के लिए अलग है। पहले डिफॉल्ट की बात करता हूं। अगर आप टीडीएस काटते ही नहीं हो, आदत ही नहीं है काटने की, भरने की आदत ही नहीं है, महीने चले गए, सालों चले गए, टीडीएस नहीं काट रहे हो, नहीं भर रहे हो, तो एओ असेसिंग ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस देगा अंडर सेक्शन 201 और आपको बोलेगा असेसिंग डिफॉल्ट। असेसिंग डिफॉल्ट बोलेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, पेनाल्टी लगाएगा, बहुत कुछ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टीडीएस काटते हो, लेट काटते हो, लेट भरते हो, तो लेट काटते हो तो 1% इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप काटते नहीं हो तब तक। कब से लगेगा? जब काटने के लिए लायबल हो तब से लेकर जब काट दिया तब तक। और लेट भरते हो तो 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, जब काटा तब से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। ओके, दोनों इंटरेस्ट साथ में लगेंगे क्या? नहीं, दोनों इंटरेस्ट साथ में नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट ने बोला एक इंटरेस्ट लग गया तो फिर दूसरा आपके ऊपर नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब एक आखिरी चीज है यहां पर टीडीएस में, उसके बाद हम लोग टीसीएस पे जाएंगे। ठीक है, सर आपने बताया अभी वो टीडीएस का रिटर्न भरना है, यस क्वार्टरली भरना है, नहीं भरेंगे तो क्या होगा? देखो 234 में फी लगेगी। अगर आप टीडीएस का रिटर्न नहीं भरते हो तो 200 रुपया पर डे की आपको फी लगेगी। फी आपका टीडीएस या टीसीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, जितना मैक्सिमम आपका टीडीएस या टीसीएस अमाउंट है उतनी ही फी होगी, उससे ज्यादा आपकी फी नहीं होगी। ठीक है, और फी आपको जब टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न भरोगे तब आपको फी भरना पड़ेगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। अब एक साथ साथ में अगर आप टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न नहीं भरते हो तो फी तो लगेगी, साथ साथ में अगर टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न नहीं भरते हो या गलत भरते हो, दो कारण है यहां पर एक कारण से पेनाल्टी लग रही थी, यहां 2 कारण से लग रही है। ठीक है, एक तो भर नहीं रहे हो तो सेम कारण है दोनों, और एक लेट भर रहे हो। ठीक है, और एक लेट नहीं, सॉरी, एक इनकरेक्ट भर रहे हो, उसमें डेटा गलत डाल रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो यहां पर आपको असेसिंग ऑफिसर पेनाल्टी भी लगाएगा। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगा सकता है असेसिंग ऑफिसर। अगर इस पेनाल्टी से बचना चाहते हो तो ये सारे काम करो जो नीचे दिया गया है। पहले तो आप टीडीएस टीसीएस भर दो, उसके बाद आप इंटरेस्ट जो है वो भर दो, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फी भर दो 200 रुपया पर डे, और उसके बाद आप 1 साल के अंदर टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न भर दो। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो हम आपके ऊपर से ये राइट हैंड साइड वाली पेनाल्टी लगाने से माफ कर देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली फी तो लगा के रहेंगे, उस पर कोई छूट नहीं मिलने वाली है, चेक कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज टीसीएस। देखो अभी आज के टाइम पे टीडीएस जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट अब टीसीएस हो चुका है। आज से कुछ अटेम्प्ट्स पहले ना टीसीएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, सिर्फ टीडीएस ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट टीडीएस के भी उतने क्वेश्चन पूछती है, टीसीएस के भी उतने ही क्वेश्चन पूछती है, तो इसलिए दोनों पे इक्वली फोकस करना होगा। ठीक है, अब टीसीएस में अलग अलग कैटेगरी है, सबसेक्शन वाइज जाएंगे। सबसे पहले 206C सबसेक्शन 1, ये पहला वाला कैटेगरी, इसमें लगभग 7 प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने डाल के रखे जिसपे सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इसमें सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस में डिडक्ट करते हो, टीसीएस में कलेक्ट करते हो। जो सामान बेचेगा वो कलेक्ट करेगा कस्टमर से। ठीक है, अब क्या क्या बेचने पर टीसीएस कलेक्ट होता है? सबसे पहले अल्कोहल फॉर लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू वारू बेचोगे तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 1%। 10 टू लीव्स बेचोगे तो 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड अदर देन अ फॉरेस्ट लीज 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग टिम्बर और 10 टू लीव्स, उसके लिए भी 2.5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रैप के लिए 1% है, और कुछ मिनरल्स लाइक कोल, लिग्नाइट और आयरन और इनके लिए 1% है। ठीक है, कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? बायर से कलेक्ट करेगा।
कब कलेक्ट करने के लिए, कब कब वो लायबल है, एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। देखो टीडीएस के केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट हुआ करता था, यहां पर एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बायर का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेलर का मतलब समझना पड़ेगा। ये सारे शब्दों का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेलर का मतलब समझ लेते हैं। सेलर का मतलब यहां पर है, सेलर में कौन आएगा, सेलर में हर कोई आएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी वंपनी सब आ जाएंगे। ठीक है, एनी पर्सन विल कम इन सेलर। लेकिन अगर छोटा सेलर है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, देखो ये पहले भी आ चुका है, ये नोट बहुत बार आके परेशान कर चुकी है अपने को। 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, 194R, ये सारे सेक्शन में ये नोट आई थी और एक बार आ चुकी है। अगर सेलर इंडिविजुअल एचयूएफ है और अगर वो बिजनेस करता है और पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और अगर वो प्रोफेशन में और पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो सेलर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर वो सेलर के डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बायर में गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि कौन कौन नहीं आएगा, तो बायर की लिस्ट देख लो कौन कौन नहीं आएगा। बायर में पब्लिक सेक्टर कंपनी को अगर बेचते हो ये सारे प्रोडक्ट्स, ऊपर वाले 7 प्रोडक्ट, तो आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बेचते हो तो टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। किसी क्लब को बेचते तो नहीं करना है। कोई एम्बेसी वालों को बेचते हो, एम्बेसी मतलब जो फॉरेन एम्बेसीज होती है, अमेरिकन एम्बेसी, यूके एम्बेसी, उनको कुछ बेच रहे हो तो ये सब चीज पे टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। या ऐसा बायर जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये सारी चीजें खरीदता है। एक बायर आ रहा है दारू पीने, तो दारू पीने आ रहा है ना, बेचने थोड़ी आ रहा है। अगर दारू पीने आ रहा है तो उससे वो टीसीएस आप नहीं कलेक्ट करोगे, नहीं कलेक्ट करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ और लोगों से आप टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। अगर ये 7 प्रोडक्ट मैं किसी रेजिडेंट को बेचता हूं, किसको बेचता हूं, रेजिडेंट को बेचता हूं। बायर कौन है, रेजिडेंट है। मैं ये 7 प्रोडक्ट किसी रेजिडेंट को बेचता हूं और वो रेजिडेंट क्या बोलता है पता है मुझे, मैं इन प्रोडक्ट को पर्सनल कंजम्पशन या ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहा हूं आपसे। वो बायर क्यों खरीद रहा है, वो बायर या तो मुझसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा है, वो बायर या तो मुझसे पावर जनरेशन के लिए खरीद रहा है। अगर वो बायर मुझसे मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए खरीद रहा है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, तो फिर उससे मुझे टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। उससे मुझे टीसीएस कलेक्ट करने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। यहां पर आपकी टीसीएस की पहली कैटेगरी खत्म हो जाती है। यहां पर आप लिख सकते हो दूसरा कैटेगरी, क्लास में मैंने आपको लिखवाया भी हूं। टीसीएस की दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ, एवरी पर्सन। अब यहां पर किस चीज पे टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, यहां पे कुछ सर्विस दे रहे हो आप सामने वाले को पार्किंग लॉट लीज पर दे रहे हो, या टोल प्लाजा लीज पे दे रहे हो, या माइन या क्वेरी लीज पर दे रहे हो। तो अगर आप ये 4 चीज किसी को लीज पर दे रहे हो, तो जब भी आप सामने वाले से लीज कलेक्ट करोगे या लीज का एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट मारोगे, डेबिट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, आपको 2% टीसीएस क्या करना पड़ेगा, सामने वाले से कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ एक जन को माफ कर दिया है, अगर सामने वाला पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो यहां पर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की टोल पे, पार्किंग लॉट पे, माइन और क्वेरी पे जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बी वेरी केयरफुल। ओके, अब तीसरे पे आता हूं मैं। तीसरा वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आ चुका है। इसके अंदर क्या कवर्ड है मैं एक एक करके आपको बहुत आराम से बोलना पड़ेगा। 2061G बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अब अमेंडमेंट आ गया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 और 30 सितंबर 2023 तक प्रोविजन अलग था। मैं दोनों आपको बताऊंगा क्योंकि आपको दोनों याद रखना है। 1 अक्टूबर के पहले का भी याद रखना है और 1 अक्टूबर के बाद का भी याद रखना है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो, क्या करते हो, इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्या करने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर, इंडिया की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो, तो 7 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टीसीएस नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। 7 लाख के ऊपर आपको 0.5% का टीसीएस देना पड़ेगा। तो अगर 15 लाख रुपया भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, इंडिया के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर इंडिया के बाहर भेज रहे हो 15 लाख रुपया, क्या करने के लिए, एजुकेशन के लिए भेज रहे हो। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, लोन लिया है और एजुकेशन के लिए भेज रहे हो, तो 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है। 7 लाख के ऊपर बैलेंस अमाउंट पे आपको 0.5% का टीसीएस लेना पड़ेगा कस्टमर से। ये पहली चीज है। अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो एजुकेशन के लिए, लेकिन अदर देन अबाव, मतलब लोन लेकर नहीं भेज रहे हो, अपनी पर्सनल सेविंग से भेज रहे हो, किससे भेज रहे हो, अपनी पर्सनल सेविंग से अगर भेज रहे हो, या अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो मेडिकल के लिए, किसके लिए, मेडिकल के लिए, तो बहुत ध्यान से सुनना, इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो एजुकेशन के लिए पर्सनल सेविंग से, या इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो मेडिकल के लिए, कोई बीमारी हो गई इसलिए इलाज कराने जा रहे हो इसलिए पैसा भेज रहे हो, तो 7 लाख रुपए तक नो टीसीएस। पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, ये सब अब तक सेम है। अमेंडमेंट जहां पर आएगा वहां ग्रीन कलर हो जाएगा। और 7 लाख के ऊपर आपको 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से। कौन कलेक्ट करेगा, ऑथराइज्ड डीलर करेगा। किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं डीलर हूं, आप मेरे कस्टमर हो, आप बोल रहे हो कि 15 लाख रुपए इंडिया के बाहर भेजना, यार मेरा बच्चा उधर पढ़ाई करता है तो
मैं पूछूंगा कहां से भेज रहे हो, तो बोलेगा मैं लोन लेके भेज रहा हूं, तो लोन लेके भेज रहा हूं तो 0.5% लूंगा मैं 7 लाख के ऊपर। मैं पूछूंगा कहां से भेज रहे हो, आप बोले मेरी पर्सनल सेविंग, तो मैं 0.5% या 5% लूंगा 7 लाख के ऊपर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तीसरा, अगर आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, कोई पैकेज लिया है आपने इंडिया के बाहर घूमने का, तो पहले क्या था पता है, 5% था विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। 2 लाख रुपया भी दे रहे हो तो आपको 5% टीसीएस देना पड़ेगा, 1 लाख भी दे रहे हो तो 5% टीसीएस देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है पता है, 7 लाख रुपए तक 5% है, और 7 लाख के ऊपर क्या है पता है, डायरेक्टली 20% कर दिया। तो 5% को बढ़ा के 20% कर दिया 7 लाख के ऊपर। मतलब अगर आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो और अगर 5 लाख रुपया दे रहे हो, ठीक है, 5 लाख रुपया दे रहे हो किसको, टूर ऑपरेटर को, तो वो आपसे 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा। 7 लाख रुपया दे रहे हो तो 5% करेगा, और अगर 10 लाख रुपया दे रहे हो तो 7 लाख रुपए तक 5% करेगा, और बैलेंस 3 लाख के ऊपर 20% टीसीएस कलेक्ट करने का उसको हुक्म आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा किसी और केस में यहां पर भी बड़ा अमेंडमेंट आ गया। किसी और केस में इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हो तो पहले 7 लाख रुपए तक नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर 5% था, अब 7 लाख रुपए तक नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर डायरेक्टली 20%। सर बचा क्या, और केस क्या बचा? सर लोन लेकर एजुकेशन के लिए पैसा भेजा वो हो गया, सर बिना लोन लिए एजुकेशन के लिए पैसा भेजा वो हो गया, सर मेडिकल के लिए पैसा भेजा वो हो गया, सर घूमने चला गया वो हो गया। उसके अलावा क्यों भेजूंगा, भेज सकता हूं ना, मेरे को फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो लास्ट केस में आ जाएगा। मेरे को फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना है किसी कंपनी में, शेयर में, तो वो लास्ट केस में आ जाएगा। तो वो सब केस लास्ट में आ जाएगा। 7 लाख रुपए तक नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर आपको डायरेक्टली 20% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। टीसीएस इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो जो भी पहले होगा उस पे टीसीएस कलेक्ट होगा। अच्छा, अगर फॉरेन कंट्री में जाकर मैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता हूं, मैं दुबई चला गया, वहां पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तो क्या उस पे भी टीसीएस लेगी गवर्नमेंट? नहीं, उसके ऊपर फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला है हम टीसीएस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर टीसीएस को माफ कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, फोर्थ प्रोवाइजो। फोर्थ प्रोवाइजो क्या बोलता है, नो टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय ऑथराइज्ड डीलर इफ द सेलर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड टीसीएस। सेलर ने अगर टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो उसको वापस से टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ अ बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। जो बायर आपको पैसा दे रहा है अगर वो टीडीएस काटने के लिए लायबल है तो फिर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको ज्यादा अच्छे से कब समझेगा, जब आप सेक्शन 194 पढ़ लोगे और पिछले वाले सेक्शन पढ़ लो। 194 हमारा रिवीजन में बाकी है, मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, अगर बायर टीडीएस काट रहा है, this section shall not apply if the buyer is liable to deduct TDS and that has been deducted by the buyer। तो buyer TDS काटने के लिए लायबल है। देखो, ऑथोराइज डीलर तो सेलर है ना, वो आपको सामान बेच के दे रहा है, वो आपको टूर ऑपरेटर के लिए लेके जा रहा है बाहर, वो टूर ऑपरेटर की तरह आपको बाहर लेके जा रहा है, तो वो तो सेलर हुआ, आप बायर हो गए। तो अगर बायर ने टीडीएस काट लिया तो फिर सेलर को टीसीएस कलेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और लोगों को गवर्नमेंट ने यहां पर माफ कर दिया है, जैसे एम्बेसी वालों को, हाई कमीशन वालों को, ये जो एम्बेसी वाले, लोकल अथॉरिटी या कोई और नोटिफाइड पर्सन, गवर्नमेंट अगर किसी को नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप देते हो ये सारी सर्विस तो माफ है, स्टेट गवर्नमेंट को देते हो तो माफ है, एम्बेसी वाले को देते हो तो माफ है, हाई कमीशन लेगेशन वाले को देते हो तो माफ है, या कोई और नोटिफाइड पर्सन। सर किसी को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने? यस, अभी अभी नोटिफाई किया 17 अगस्त 2022 को, मतलब 1-1.5 साल पहले। That it will not apply to a non-resident। अगर सामने वाला बायर नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, अगर उसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। मतलब टेस्ला जैसी कंपनी पहले भी आ चुका है, एक नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अगर उसको आप ये सारी सर्विस देते हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने जबरदस्त सेक्शन के ऊपर, दैट इज 206C 1H। 1H में क्या हो रहा है? 1H में एक सेलर है और एक बायर है। अब सेलर कौन होता है? सेलर एक ऐसा सेलर होता है जिसका पहले सेलर का डेफिनेशन देख लो और बायर का डेफिनेशन देख लो। सेलर एक ऐसा बंदा है जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो सेलर है। अगर मेरा पिछले साल का बिजनेस का, पिछले साल का, करंट ईयर का नहीं, पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं अपने आप को सेलर बोल सकता हूं। और सेलर में वो लोग नहीं आएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। ठीक है, अब बायर कौन होता है? बायर वो होता है जो गुड्स परचेस करता है, सर्विस परचेस करने वाला बायर नहीं है, जो गुड्स परचेस करता है। तो सेलर कौन है? जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। और बायर कौन है? जो गुड्स परचेस करता है। ठीक है, सर्विस परचेस करने वाला नहीं है, सर्विस अवेल करने वाला नहीं है। और बायर में कुछ लोग नहीं आएंगे, वो सब लोग नहीं आएंगे जो ऊपर मना किए थे, 206C 1G में भी मना थे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एम्बेसी वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब लोग बायर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो सेलर और बायर समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब सेलर को क्या करना पड़ेगा? अब सेलर अगर पूरे साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स बेचता है, कितने से ज्यादा का? पूरे साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स बेचता है, तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% का। कितना? 0.1% ऑन रिसीट बेसिस, अक्रूवल बेसिस नहीं, रिसीट बेसिस है। यहां पर रिसीट बेसिस पे कलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी एक्सेस अमाउंट पे। बहुत बारीक बारीक पॉइंट है। अगर सेलर मतलब जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो पूरे साल में
50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स बेचता है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कब कलेक्ट करेगा? रिसीट बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। दूसरा, कितने अमाउंट पे कलेक्ट करेगा? एक्सेस अमाउंट पे। 70 लाख का गुड्स बेचता है तो सिर्फ 20 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, पूरे 70 लाख पे नहीं कलेक्ट करेगा। बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना है इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस सेक्शन में कुछ चीजें कवर नहीं है। जो 2061 में गुड्स कवर्ड है ना, वो कवर नहीं, वो 7 आइटम्स। जो 1F में कवर्ड है, जो 1F में अभी आएगा, कार मोटर व्हीकल आएगी 1F आगे पढ़ने वाले, वो भी नहीं कवर्ड है। 1G में जो प्रोडक्ट पड़े अपने इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो, वो सब भी यहां पर नहीं कवर्ड है। तो जो ऊपर कवर्ड है वो यहां पर नहीं कवर्ड है, उसको छोड़कर बाकी सारे गुड्स, उसको छोड़कर अगर बाकी सारे गुड्स अगर बेचते हो आप, तो आप यहां पर आ जाओगे, अदरवाइज नहीं आओगे, ठीक है। अब सामने वाला अगर बायर जो है वो पैन या आधार नहीं देता है तो क्या करने का? देखो जनरली अगर सामने वाला पैन या आधार नहीं देता ना तो क्या करने का मैं आपको बताता हूं। जनरली अगर सामने वाला पैन और आधार नहीं देता ना तो देखो इतना आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है, ट्वाइस द रेट और 5% व्हिचएवर इज हायर, पता है। जैसे टीडीएस में सामने वाला अगर पैन नहीं देगा तो क्या करते हो आप? 20% पे काटते हो कि नहीं, एक्चुअल रेट और 20% व्हिचएवर इज हायर। वैसे टीसीएस में सामने वाला पैन नहीं देगा तो ट्वाइस द रेट और 5% व्हिचएवर इज हायर है। वैसे यहां पर अगर सामने वाला पैन नहीं देता है, 2061H में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो क्या करेंगे? यहां पर गवर्नमेंट ने बोला है 5% नहीं 1% एंड ट्वाइस द रेट व्हिचएवर इज हायर, उतने के हिसाब से काटो भाई प्लीज, 5% के हिसाब से मत काटो, ठीक है। 1% और ट्वाइस द रेट व्हिचएवर इज हायर, यहां पर 5% को गवर्नमेंट ने हटा दिया, इसलिए मैंने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ठीक है। अब 2061H में कभी कभी आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194Q। 194Q में अगर बायर टीडीएस काटने के लिए लायबल है और बायर ने काट भी लिया है 194Q, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, क्योंकि 2061H और 194Q दोनों इंटरलिंकिंग है, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकता उसको, ठीक है। एक के बाद दूसरे को फटाक से उठाना पड़ेगा। तो अगर वहां पर टीडीएस कट गया है तो फिर यहां पर आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ बोलना चाहता है ये प्रोविजन। अब कुछ चीजें यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर बोला गया है 1H के अंदर कि अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो उस पर भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करना है, और अगर आपके गुड्स के अंदर जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी इंक्लूड करके टीसीएस कलेक्ट करना है। वो सबका एडजस्टमेंट आपको अलाउड नहीं है, ये सब इंक्लूड करके टीसीएस कलेक्ट करो, कोई एडजस्टमेंट करने का मौका मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई नॉन रेसिडेंट का फ्लाइट इंडिया आ जाता है और उसको उसमें तेल भरवाना है, फ्यूल भरवाना है, एविएशन ऑयल भरवाना है, एविएशन फ्यूल भरवाना है, तो अगर वो एविएशन फ्यूल भरवाता है तो उससे आप टीसीएस मत कलेक्ट करो। नॉन रेसिडेंट्स अगर इंडिया में आते हैं, अपने फ्यूल भरवाते हैं अपने प्लेन के अंदर, हजारों नॉन रेसिडेंट्स फ्लाइट रोज आती है इंडिया के अंदर, प्लेन में तेल भरवाती होगी इंडिया के अंदर एयरपोर्ट पर, वो जो भी तेल भरवा रहे हैं उसके ऊपर आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है, चेक करो, ठीक है। भले वो 50 लाख से ज्यादा का तेल भरवा दे तो भी उनको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 1F की तरफ। 1F में क्या बेच रहे हो आप? 1F में सेलर बेच रहा है मोटर व्हीकल, 10 लाख रुपए से ज्यादा की मोटर व्हीकल बेचेगा तो 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा पूरे अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे नहीं। एक्सेस सिर्फ 2061H के अंदर है, बाकी सब जगह पे एक्सेस नहीं है, ठीक है। और 1G में भी कुछ जगह पर एक्सेस है, ठीक है, 7 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर, पूरे अमाउंट पे नहीं है। तो यहां पर आप 10 लाख से ऊपर की कोई भी गाड़ी खरीदते हो आपको टीसीएस भरना पड़ेगा, सेलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। सर 10 लाख में क्या क्या आएगा? एक शोरूम प्राइस, जो आपका प्राइस होता है प्लस जीएसटी, उसके अंदर आप इंश्योरेंस और ये सब फालतू चीजें जो ऐड करते हो वो सब चीज नहीं होगा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन ये सब चीज उसमें नहीं आती है, मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सर अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो भी ये एप्लीकेबल है? नहीं, मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तब टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच रहा है तो टीसीएस मत कलेक्ट करो। जब डीलर अपने कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर मैं जाके खरीद रहा हूं, मैं कस्टमर हूं, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, तो मुझसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो डीलर से टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट सर ये एक गाड़ी के ऊपर एप्लीकेबल है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल व्हीकल? मान लो सर मैंने पूरे साल में 5 गाड़ी खरीदी 7-7 लाख रुपए वाली, 7 लाख की एक गाड़ी, मैंने 5 गाड़ी खरीदी सर, तो टोटल 35 लाख हो गया, टीसीएस कलेक्ट होगा? नहीं होगा। एक गाड़ी का वैल्यू 10 लाख के ऊपर होगा तभी टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर आप 5-7 लाख रुपए वाली गाड़ी खरीदते हो तो आपके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, बी वेरी केयरफुल। अब इसके अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप ये सारी गाड़ियां किसको बेचते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वही सेम लोग हैं जो ऊपर थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप गाड़ियां बेचते हो, स्टेट गवर्नमेंट को बेचते हो, एम्बेसी वाले को, हाई कमीशन, लेगेशन का एक्सेट्रा, लोकल अथॉरिटी को, तो आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। या तो आप पब्लिक सेक्टर कंपनी को गाड़ी बेचते हो, बस बेचते हो, ट्रक बेचते हो, कोई भी बेचते हो चीज जो किसमें एंगेज है, विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स कैरी करने के बिजनेस में एंगेज है, तो ट्रक तो नहीं आएगा यहाँ पर, बस ही आएगी, और क्या आएगी। तो बस अगर आप बेचते हो किसको, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी को, जो लोगों को पैसेंजर सर्विस देने में यूज करेगी उसको, तो उससे भी आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है, ठीक है। अब जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त क्लैरिफिकेशन है। देखो अब 2 सेक्शनों का इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा अपने को, जबरदस्त वाला। एक 1H का 1F से। देखो 1H में क्या लिखा था पता है? 1H में क्या लिखा था, यहां पर आ जाना सब लोग जल्दी से। 1H में ये लिखा था
कि 1F वाली मोटर व्हीकल यहां पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1F के लिए सेपरेटली सेक्शन है। तो 1F में क्या आता है? 1F में आता है 10 लाख से ज्यादा की मोटर व्हीकल अगर आप खरीदते हो तो एप्लीकेबल है। अब क्या 1F में सारी मोटर व्हीकल आ जाती है? नहीं नहीं नहीं, कुछ मोटर व्हीकल को एक्सक्लूड किया है ना, जैसे जैसे दो केस एक्सक्लूड किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सक्लूडेड है, ये 1F में नहीं आता है, ये भी 1F में नहीं आता है। तो ये दोनों केसेस जो 1F में नहीं आता है ना, वो 1H में आप क्लासिफाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा तो 1F पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कस्टमर को बेचने के लिए एप्लीकेबल है। तो मैन्युफैक्चरर अगर डीलर को बेचेगा तो, और अगर मैन्युफैक्चरर सेलर है, उसके पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर को वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का बेच रहा है, तो फिर मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैन्युफैक्चरर किसी को भी बेच रहा है 10 व्हीकल 7-7 लाख रुपए वाली, तो अगर 10 व्हीकल 7-7 लाख रुपए वाली बेचोगे तो 1F में तो नहीं आओगे, क्योंकि 1F में सिंगल व्हीकल का वैल्यू 10 लाख क्रॉस होना चाहिए। तो वो कहां आ जाएगा? वो 1H में आ जाएगा। बी वेरी केयरफुल। तो ये दो चीज यहां पर गवर्नमेंट ने डालने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब एक आखिरी चीज है यहां पर, जिसके बाद आपका टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होगा, उसके बाद मेरे को 194Q पे जाना है, 194Q का डिस्कशन भी खत्म करना है। ये वही सेक्शन है जो आपने टीडीएस के लिए भी पढ़ा था। अगर सामने वाला बायर पिछले साल का रिटर्न नहीं भरता है और सामने वाले बायर का पिछले साल का टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 या उससे ज्यादा होता है, तो फिर उसका टीसीएस काटो, टीसीएस कलेक्ट करो ट्वाइस द रेट और 5% विचएवर इज हायर। याद आता है? ट्वाइस द रेट और 5% विचएवर इज हायर। बाकी पूरा सेक्शन सेम है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, देख लेना आप, पूरा कॉपी पेस्ट है 206 AB जैसा। ठीक है, अब मैं आता हूं किसके ऊपर? 194Q के ऊपर। ठीक है, 194Q पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, 194Q में भी बायर सेलर इन सबको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 194Q में आप क्या कर रहे हो? गुड्स परचेस कर रहे हो। तो मैं कौन हूं? मैं बायर हूं। बायर टीडीएस काटेगा। बायर का मतलब क्या है सर? बायर का मतलब वही है जो वहां पर सेलर का मतलब था 1H में। बायर मतलब एक ऐसा बायर जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा, वो बायर हो जाएगा। ठीक है, जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, वो बायर हो जाएगा। ठीक है, सेलर कौन है? सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सेलर रेजिडेंट होना चाहिए जो आपको गुड्स बेच रहा है। अब बायर कौन है? जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। और सेलर कौन है? सेलर रेजिडेंट है। अब अगर बायर पूरे साल में सेलर से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदता है, कितने से ज्यादा? 50 लाख से ज्यादा का, से 80 लाख का गुड्स खरीदा, तो 30 लाख रुपए पर एक्सेस अमाउंट पे 0.1% टीडीएस मुझे काटना पड़ेगा। कितना परसेंट? 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा ऑन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर टीडीएस कब कटेगा? ऑन क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा। और टीसीएस के सेक्शन में ना रिसीट बेसिस पे था, जाके चेक करना। यहां पर क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर बेसिस पर है, यहां पर रिसीट बेसिस पर नहीं है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। अच्छा, सामने वाला पैन नहीं देगा, तो सामने वाला पैन नहीं देगा तो फिर 5% पे काटने का। ये मैंने आपको शुरुआत में बोला था रिवीजन वीडियो के, चेक करना। जनरली टीडीएस में सामने वाला पैन नहीं देगा तो 20%, लेकिन 194Q के केस में इट इज 5%। पहला पेज निकालो, अभी के अभी चेक करो पॉज करके, तो फटाक से तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मुझे बोलनी थी, बेसिक चीजें मैंने बोल दिया। अब एडवांस चीजों पे मैं आ रहा हूं, एक बार बेसिक चीजें फिर से बोलता हूं। मैं बायर हूं, पिछले साल का मेरा बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, मैं किसी रेजिडेंट सेलर से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीद रहा हूं, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 50 लाख के ऊपर। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर मेरी लड़ाई अगर होगी तो मैं कौन से सेक्शन में जीतूंगा? ठीक है, अगर मैं किसी और सेक्शन में टीडीएस काटने के लिए लायबल हूं, ठीक है, इफ टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन, अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस काटने के लिए लायबल हूं, तो मुझे इस सेक्शन में नहीं आने की जरूरत है। मतलब कोई और सेक्शन अगर कहीं और, मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर, एक सेक्शन है जहां पर आप लायबल होते हो 194O, अनफॉर्चुनेटली वो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन वहां पर अगर आप लायबल हो तो आपको यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज, सर 194Q और 2061H में कौन जीतेगा? देखो, अगर 194Q में टीडीएस काटने की बारी आती है और 2061H में टीसीएस कलेक्ट करने की बारी आती है, तो क्या दोनों भी टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करेंगे और डिडक्ट करेंगे? नो नो नो, इन दोनों की बारी आती है ना, तो 194Q को जिता दो, तो फिर टीडीएस काटो, टीसीएस मत काटो, मत काटो, मत काटो, मत काटो। ठीक है, टीसीएस मत काटो। अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, और अगर सर टीसीएस के जो स्पेसिफिक सेक्शन थे, 2061 जिसमें 7 आइटम्स थे, 2061F जिसमें मोटर व्हीकल थी, 2061G जिसके अंदर आप इंडिया के बाहर पैसा बेचते हो एक्सेट्रा, उसकी और 194Q की लड़ाई होती है, तो फिर 194Q हार जाएगा। जो हार जाएगा उसको क्रॉस करता हूं, तो फिर प्रायोरिटी किसको देना है आपको? प्रायोरिटी आपको टीसीएस को देना है। बी वेरी केयरफुल। अगर 2061H और 194Q की लड़ाई होती है तो क्यू बढ़ गया, क्यू जीतेगा, क्यू के अंदर टीडीएस काटो, टीसीएस को डालो कचरे के डब्बे में। अच्छा, अगर 3 टीसीएस के स्पेसिफिक सेक्शन जो है, जिसमें मोटर व्हीकल है, अल्कोहल वेल्कोहल वो सब कवर्ड है, इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे ऑथराइज डीलर के थ्रू वो कवर्ड है, तो उस केस में 194Q हार जाएगा, वो टीसीएस के सेक्शन जीत जाएंगे। चेक कर लेना। सो दिस इज व्हाट योर टीसीएस चैप्टर इज ऑल अबाउट। चेक कर लो एक बार।
अब जैसे ही आप टीसीएस का चैप्टर खत्म करते हो, टीडीएस का चैप्टर खत्म करते हो, उसके साथ एक और चैप्टर आपको साथ में ही खत्म कर देना चाहिए, वो है एडवांस टैक्स का। ठीक है, तो चलिए एडवांस टैक्स के बारे में बात करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, उसका भी रिवीजन हम लोग आज ही इसके साथ निपटा देंगे। एडवांस टैक्स किसके लिए लायबल है? कोई भी एसएससी जिसकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की 10,000 या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए एडवांस टैक्स मैंडेटरी है, उसको एडवांस टैक्स भरना है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने इसमें माफ कर दिया है। अगर आप रेजिडेंट हो और अगर आप सीनियर सिटीजन हो 60 इयर्स और आपका पीजीबीपी नहीं है, रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो और पीजीबीपी नहीं है, तो आपको फिर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। आप आराम से साल खत्म होने के बाद भरो, आपको एडवांस टैक्स नहीं भरने पे कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब जिसको भरना है उसको कैसे भरना है? देखो 4 बार भरना है, 4 क्वार्टर में। 15 जून को आपको कम से कम 15% लायबिलिटी भरनी पड़ेगी। 15 सितंबर को आपको 45% ऑफ योर टोटल लायबिलिटी का 45%। अब उसमें ये 15 भी इंक्लूडेड होगा। अगर आपने पहले 15 भर दिया था तो अभी आपको और 30% भरना है। ठीक है, 15 दिसंबर को आपको टोटल 75% तक भर देना होगा और 15 मार्च तक आपको 100% लायबिलिटी भर देना चाहिए। ये 4 क्वार्टर में आपको भरना चाहिए। अगर नहीं भरोगे तो हर क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज है कि अगर आप 44 एडी या एडीए वाले हो, प्रिजम्पटिव इनकम वाले हो, तो आपको 4 बार भरने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक ही बार भरो मार्च में, 15 मार्च को एक बार भर दोगे तो चलेगा। ठीक है, और अगर 15 मार्च के बाद भी भरते हो, 31 मार्च तक कभी भी भरोगे आप, तो वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा लेकिन उसका आपको टैक्स भरते समय क्रेडिट मिल जाएगा। जब आप रिटर्न भरते हो तो आप क्रेडिट लेते हो ना, एडवांस टैक्स का, टीडीएस का, सबका क्रेडिट लेते हो, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। भले आपने 15 मार्च के बाद भरा है, लेकिन 31 मार्च तक जो भी भरोगे वो एडवांस टैक्स ही है। ठीक है, अब आपको ये 3 भयंकर सेक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 234A, 234B, 234C, एक 3 किस्म के इंटरेस्ट है। ये 3 अलग किस्म के इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाएगी। अब इंटरेस्ट के अंदर ना आपको 4 चीज हमेशा पता होना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट लग क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इंटरेस्ट लगा रही है। दूसरा, इंटरेस्ट का रेट क्या है। तीसरा, इंटरेस्ट का पीरियड क्या है। तीसरा, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में बात करते हैं। 234A क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने रिटर्न लेट भरा या रिटर्न नहीं भरा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हो, लेट भरते हो या भरते नहीं हो, तो 234A लग सकता है। कब से लगेगा? देखो लॉजिकली क्यों लग रहा है उससे पता चलेगा कि कब से लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि लेट भरा तो कब से लगना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से लगना चाहिए। कब तक? जब तक आप रिटर्न भर नहीं लेते हो। और अगर रिटर्न भरते ही नहीं हो तो जब तक इनकम टैक्स वाले आपका असेसमेंट नहीं करते तब तक लगता रहेगा। ठीक है, तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको असेसमेंट करके आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बताती है तब तक लगाते रहेंगे। ठीक है, कितना परसेंट लगाएंगे? 1% पर मंथ और पार्ट देयर। हर एक महीने का 1% लगाएंगे, पार्ट ऑफ द मंथ का भी 1% ही लगाएंगे। बी वेरी केयरफुल। और कितने अमाउंट पे लगाएंगे? जो भी अमाउंट आपका कैलकुलेट होगा एज पर दी असेसमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी असेसमेंट का वैल्यू होगा, जितना भी आपको टैक्स भरना चाहिए वो निकाल लो। उसमें से सारी रिलीफ निकाल दो। ये सारी रिलीफ में से सिर्फ आपको 89 की रिलीफ पता है, 90, 90 और 91 की रिलीफ जो सीए फाइनल में आएगी वो डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट के अंदर आती है। फिर मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट अगर आपके पास है तो वो निकाल लो। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स अगर उसका क्रेडिट है तो वो निकाल लो। और उसके बाद अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ भरा है, ड्यू डेट के पहले भरा है तो वो माइनस कर सकते हो, ड्यू डेट के बाद भरा है तो वो माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 234A का अमाउंट मिल जाएगा जिस पर आप 1% इंटरेस्ट चार्ज करोगे। पीरियड कहां से काउंट करोगे? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद से। चेक कर लो एक बार। अब 234B की तरफ बढ़ते हैं। सर 234B क्यों आया? सर 234B क्यों आया? सुनो, क्योंकि आप एडवांस टैक्स भरते नहीं हो, बड़े नालायक हो। एडवांस टैक्स भरते ही नहीं हो। साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स भरने बोला है। आपका साल के एंड में जब चेक किया तो 90% एडवांस टैक्स भी नहीं भरा आपने। अगर आप 90% से कम एडवांस टैक्स भरोगे तो 234B लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना जरा प्लीज। तो मान लो पूरे साल का टैक्स लायबिलिटी 10 लाख है और अगर 9.5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स भर दिया हूं तो फिर ये वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि 90% आपने भर दिया है। लेकिन अगर 9 लाख से कम भर रहे हो, 10 लाख टोटल टैक्स लायबिलिटी है, 9 लाख से भी कम भर रहे हो तो ये वाला इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। अब ये वाला इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू होगा? सर 1 अप्रैल से। जैसे ही प्रीवियस ईयर 23-24 खत्म हो गया, 1 अप्रैल 2024 से मीटर चालू हो जाएगा। कब तक लगता रहेगा? जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपका असेसमेंट नहीं करते तब तक आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगता रहेगा। बी वेरी केयरफुल। क्या रेट पे लगेगा? 1% पे लगेगा। अमाउंट क्या है? अमाउंट लगभग सेम है, सिर्फ एंड में ऐसे टैक्स को माइनस मत करना, चेक कर लो। अमाउंट लगभग सेम है, एंड में ऐसे टैक्स को माइनस नहीं करना है बस आपको। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है रीजन फॉर इंटरेस्ट। क्यों लग रहा है तीसरा वाला इंटरेस्ट 234C वाला? क्योंकि आप एडवांस टैक्स भरते हो लेकिन डिले करते हो। 15 जून का 18 जून कर देते हो, 15 सितंबर का 22 सितंबर कर देते हो, 15 दिसंबर का 25 सितंबर के कर देते हो, तो डिले कर रहे हो। तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा? पहले रीजन फॉर इंटरेस्ट देखो कितना है। देखो समझ लो पूरे साल का टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए, ऐसे समझो। ठीक है, अब गवर्नमेंट आपको यहां पर रिलैक्सेशन दे रही है कि अगर 15 जून तक 15% नहीं 12% भी भर देगा ना, 12% भी भर देगा तो पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सिमिलरली दूसरे क्वार्टर में भी 15 सितंबर तक 36% भी भरेगा ना तो बच जाएगा तू। 45% नहीं भरना है, 36% भर बस।
लेकिन तीसरे क्वार्टर से बराबर से पूरा भरना पड़ेगा। चेक करो 75% और 100%। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया था। पहले क्वार्टर में भरना तो 15 है, लेकिन 12 भी भर देगा तो माफ कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पहला क्वार्टर बहुत जल्दी होता है। टू अर्ली टू एस्टिमेट कि पूरे साल की इनकम क्या हो सकती है, पूरे साल का टैक्स क्या हो सकता है, ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है पहले क्वार्टर के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले क्वार्टर में आपको रिलैक्सेशन दिया कि 15 छोड़ या तो 12 भर दे, चल 12 भर दे जा। दूसरे क्वार्टर में 45 छोड़ तू 36 भर दे, कम से कम तेको दूसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन तीसरे क्वार्टर में से तेको 75% और 100% भरना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे क्वार्टर में आपको पूरा भरना पड़ा है, चौथे क्वार्टर में आपको पूरा भरना पड़ेगा। लेकिन मान लो 10 लाख पूरे साल का टैक्स है, पहले क्वार्टर में आपने 12% भर दिया, मतलब 1,20,000 भर दिया, तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1,20,000 नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, तो फिर इंटरेस्ट पूरे 15% के हिसाब से लगेगा। इंटरेस्ट पूरे 1.5 लाख रुपए पे लगेगा। 10 लाख का 15% 1.5 लाख होता है, इंटरेस्ट पूरे 1.5 लाख पे लगेगा। चेक कर लेना, वो बोलना चाह रही है गवर्नमेंट। और उसमें पहले 3 क्वार्टर में डायरेक्टली 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, चेक करो, और लास्ट क्वार्टर में 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 1% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं। पहले 3 क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में स्किप किया ना, अगर गड़बड़ हो गई, मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूं, 10 लाख रुपया तुम्हारा टोटल टैक्स है, ठीक है। पहले क्वार्टर में कितना भरना चाहिए था आपको? 12% भी भर देते तो बच जाते। अब 15 जून तक मैंने चेक किया, 12% नहीं 10% ही भराऊं, सिर्फ 1 लाख रुपया ही भराऊं, तो अब इंटरेस्ट 1.5 लाख माइनस 1 लाख, पूरे 1.5 लाख माइनस 1 लाख पे लगेगा। 1,20,000 माइनस 1 लाख पे नहीं लगेगा। 1.5 लाख माइनस 1 लाख 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर डायरेक्टली 3 मंथ्स। वैसे सेकंड क्वार्टर में भी डायरेक्टली 3 मंथ्स, थर्ड क्वार्टर में डायरेक्टली 3 मंथ्स, फोर्थ क्वार्टर में 1 मंथ, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में 1 मंथ। अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा? जो भी टैक्स आता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, उसमें से सब कुछ निकालिए। सिर्फ एडवांस टैक्स मत निकालना, आप एडवांस टैक्स मत निकालना, ऐसे टैक्स भी मत निकालना। देखो जैसे जैसे आप आगे आते हो ना, एक एक आइटम कम करते जाओ। यहां पर से सब निकालो, यहां से ऐसे टैक्स कम हो गया, यहां से एडवांस टैक्स भी कम हो गया, यहां से ऐसे टैक्स भी कम हो गया, यहां से एक चीज माइनस हुई, यहां से 2 चीज माइनस हुई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस तरीके से आप 234 एबीसी का इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को 234 से गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। किसको? अगर आप कैपिटल गेन इनकम कमाते हो, या विनिंग फ्रॉम लॉटरी वॉटरी ये सब कमाते हो, या पहला साल है पीजीबीपी का, या डिविडेंड इनकम कमाते हो अदर देन 222E, वो लोन वाला डिविडेंड, जहां पर आपको लोन मिलता है तो वो डीम डिविडेंड माना जाता है, उसको छोड़कर, ये चारों केस में, क्योंकि ये सडन इनकम है, अचानक आने वाली इनकम है, कभी भी आ जाती है अचानक से। मान लो जनवरी में मुझे कैपिटल गेन्स हो गया, या मान लो मुझे फरवरी में विनिंग हो गई, तो अब मैं 4 क्वार्टर का इंटरेस्ट कैसे भरूं, 4 क्वार्टर का एडवांस टैक्स कैसे भरूं? 3 क्वार्टर तो निकल गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इन सब केसेस में जब भी आप ये कमाओगे उसके अगले अगले इंस्टॉलमेंट्स में इसको भरना शुरू करो। मान लो अगर दिसंबर में कमाया है तो फिर मार्च वाले इंस्टॉलमेंट में भर देना। मान लो अगर अगस्त में कमाया तो सितंबर, दिसंबर और जनवरी और मार्च वाले इंस्टॉलमेंट में भर देना। मान लो अगर नवंबर में कमाया तो दिसंबर में 75% भर देना और मार्च में 100% भर देना, ठीक है। उस तरीके से आपको बैलेंस क्वार्टर में भरना है। जब कमाया उसके पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, बस मॉरल ऑफ द स्टोरी है। जब भी कमाया उसके पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको इन 4 केसेस में नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहां पर छोटी मोटी चीजें हैं, वो मैं एक एक करके बताता हूं। उसमें से पहला वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप सबको पता है टीडीएस के चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि अगर टीडीएस रिटर्न नहीं भरोगे तो 234 में फी लगती है 200 रुपया पर डे की। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरोगे, वो मैं इनकम टैक्स रिटर्न के चैप्टर में बोलूंगा, लेकिन आज भी बोल देता हूं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा टाइम पर तो 5,000 रुपए की आपको फी लगेगी। लेकिन अगर आप छोटे एसएससी हो, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की है, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए की फी लगेगी, ज्यादा फी नहीं लगेगी, ठीक है। और लास्ट चीज, अगर आपको 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने बोला था पैन और आधार लिंक कर देना, अगर वो लिंक नहीं किया तो 31 मार्च 2022 के बाद आपको 500 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। और उसके बाद 30 जून के बाद 3 महीने तक 500 रुपए पेनाल्टी है, और 3 महीने के बाद आपको डायरेक्टली कितनी पेनाल्टी लगने वाली है? 1,000 रुपए की पेनाल्टी लगने वाली है। चेक कर लो प्लीज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज व्हाट दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स इज ऑल अबाउट। अब टीडीएस में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, टीडीएस नहीं टीसीएस में, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, और उसके लिए सेपरेट रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अभी इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, वो पहले नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करना, ठीक है। अपने रिवीजन के सीरीज में आ जाएगा वो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। अभी हमारे सब बड़े टॉपिक्स रिवाइज हो चुके हैं। पीजीबीपी डन, सैलरी डन, कैपिटल गेन्स डन, टीडीएस डन। 70 to 80% सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी सब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए, जल्द से जल्द मैं डालने की कोशिश करता हूं। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो सब लोग, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। बाय ऑल ऑफ यू।